Hello guys, how are you all? बताओ कैसे हो? और जो होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में वो कर लिया? सबमिशंस हो गए सारे उसके लिए इंग्लिश के लिए चैप्टर 3 के लिए? हाँ बताओ। हेलो हेलो हेलो। हेलो कंगन। हेलो। हेलो दीपक। हेलो भैया। तो कैसे हो दोनों? बस बढ़िया। सैटरडे चल संडे रहा है। चल रहा है। सैटरडे संडे कैसा बीता? बस बहुत ही वही मस्त। क्लासेस। क्लासेस क्लासेस क्लासेस। वो तो अभी चलेगा ही। ये साल तो पूरा एक तरीके से ये ऑनलाइन साल है तुम्हारा। इस साल का नाम ही ऑनलाइन हो जाना चाहिए, है ना? एक्चुअली और पता ऑनलाइन के चक्कर में मतलब 4-5 क्लास एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं नॉर्मल के हिसाब से। और कोडिंग क्लास कैसी गई तुम्हारी? कोडिंग क्लास सही थी आज, लाइक फर्स्ट क्लास ही था। मतलब फर्स्ट 2 डेमो क्लासेस है एंड देन अगर हम एनरोल करने तो कर सकते हैं। अच्छा, क्या 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 सिखा रहे कोडिंग में? सी प्लस प्लस? मैं सोच रहा हूँ सी कल की प्लस छुट्टी में प्लस आपसे आज कोडिंग ही तक। सीख लूँ। एक सेकंड हाँ पहले पहले भैया, मैं आज आपको बोलने वाली थी सीरियसली। क्या क्या सोच रहे हो? कि आप 12th की कोडिंग छुट्टी में आपसे सिखा दो कोडिंग सीख इंग्लिश लें। के साथ साथ। 12th में कोडिंग थोड़ी है। अरे वैसे ही अच्छा, वैसे ही मजे के लिए। मजे के लिए नहीं, मतलब एक रहेगा ना कोडिंग आती है मतलब। देखो कोडिंग कोडिंग आती है। कोडिंग तो सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए सीख सकते हो तुम। मतलब मजे के लिए इन हाँ द तो सेंस, भाई। जो इंसान और हम मतलब सीरियस। सीरियस होकर कोडिंग सीखना चाहता है ना, वो नहीं सीख पाता है। जो मजे के लिए बनाने कुछ चीजें बनाने के लिए सीखता है, वही सीख पाता है कोडिंग असली में। हाँ, हमें बस वही सीखना है। हमें अपने फैमिली ग्रुप में भेज के दिखाने की देखो हमें भी आता है। अच्छा, सीरियसली। पहले इंग्लिश करते हैं उसके बाद करेंगे कोडिंग भी। ठीक है। ओके। ओके। हाँ, तो डीप वाटर के जो मैंने जो गूगल डॉक्स में भेजे थे वो देखे थे। हाँ हाँ, तो कैसा लगा दीपक? उसको मतलब हाँ, कुछ मतलब समझ उसमें आया? सारा समराइज, जितने क्वेश्चन थे वो सबको समराइज कर देते हैं और एक्स्ट्रा कुछ जाना नहीं, बेसिक। हाँ, क्वेश्चन आ जाता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ पढ़ के एकदम पूरा चैप्टर वैसे ही क्लियर हो जाता है। हाँ, तो और अगर समरी भी बहुत अच्छी थी। हाँ, अगर उस गूगल डॉक को भी अगर तुम ढंग से एक बार पढ़ लोगे ना, तो उसके बाहर से कुछ आ नहीं सकता है। हाँ वही मतलब सारे क्वेश्चन समराइज हो तो गए थे, सब कवर हो गए। छोटे से लेके वैल्यू बड़े तक। बेस्ड, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर तरीके से कवर हो। ऑब्जेक्टिव हाँ तो नहीं हुए, लेकिन हाँ सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन कवर हो गए। और दोनों ने वो देख ली, क्या कहते हैं उसकी ऑडियो बुक रैट ट्रैप की। चैप्टर 4 है आज टारगेट हमारा। हाँ, रेड ट्रैप तैयार है। कंगन, आपने भी सुन लिया रैट ट्रैप या क्या कहते हैं या? नहीं सॉरी, एक्चुअली कल ना मैंने मतलब मैसेज चेक करना भूल गई। कल संडे था ना इसलिए। तो फिर आज ही बस उस टाइम 3 o'clock ही मैंने देखा था, तो इससे भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो इस सेशन के बाद सुन लेना जब भी रात रात को टाइम मिले। वो तो एक तरीके से बस ऑडियो है, ठीक है? तो उसको तो तुम देखो, अगर किसी को ढंग से करना है तो उसमें तुम अपनी किताब लेके बैठ जाओ और जैसे जैसे वो बंदा पढ़ता जा रहा है अपनी किताब में देखते जाओ। दूसरा है कि वो हाँ उसमें सबसे अच्छी बात है कि उसमें टेक्स्ट भी है। मतलब जो जो चैप्टर है ना, वो उस वीडियो में भी दिखता है, तो उससे बहुत हाँ, हेल्प ये होती बेस्ट है, मैं यही करता हूँ, ऑडियो सुनते हुए लाइन बाय लाइन एक बार देख है। लेता हाँ, हूँ, वो बेस्ट है, अच्छा वो लगता तरीका है। बेस्ट है। वही मतलब मैं बात कर रहा था 2-3 लोगों से, वही वो बता रहे थे कि ऐसे करने से बेस्ट हो रहा है, तो मैं यही प्रेफर करूंगा। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं रैट ट्रैप। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना, कभी भी कोई भी अभी चैप्टर पढ़ेंगे ना आपसे, उससे पहले अपन एक काम जरूर करेंगे। पिछले 1-2 पेपर के ना, जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसे हम रैट ट्रैप पढ़ने वाले हैं अब, तो उसके 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे पिछले साल के पेपर से, ताकि हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें हमारे जहन में रहेगा। ठीक है ये बात? ओके। तो सबसे हाँ पहले तो तुम्हारे इस साल के महान 2020 के पेपर को ही देखते हैं खोल के। ठीक है, ये यहाँ पे तुमको भी पता है ना दीपक इसके बारे में? ये एक गिटहब रिपोजिटरी है,
इंग्लिश का ट्यूशन स्लैश, मतलब अगर तुम, मैंने दिया हुआ है वैसे तो, लेकिन github.com/aadhar54/इंग्लिश का ट्यूशन पे अगर तुम जाओगे तो तुम्हें ये रिपोजिटरी मिलेगी पूरी। यहाँ पे एक तुम्हारी तो मैं टाइप कर रहा हूँ गिद्धक GitHub github.com .com स्लैश /AADHAR आधार 5454 54 स्लैश / इंग्लिश का ट्यूशन। ये जो ये दिख रहा है, ओके ENGLISHKATUTION करा टाइप। ऐसा हाँ कुछ, खुल तो गया। हाँ। तो यहाँ पे अगर तुम अपनी प्रोफाइल बनाओगे ना, ये आगे चल के जब तुम अगर कभी जिंदगी में कोडिंग सीखोगे तो ये कोडर्स का सोशल मीडिया होता है, इसको हम यूज करेंगे अपने नोट्स और कोड्स को रखने के लिए, ताकि ये फ्रीली एक्सेसिबल रहे। फाइंड कोड प्रोजेक्ट्स एंड पीपल ऑन गिटहब। हाँ 404 हाँ आ गया। हाँ, तो यहाँ पे सब सारे मिल जाएंगे तुमको। तो अभी हम ना इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व के उसमें गए हैं, फोल्डर के अंदर दिख रहा है प्रीवियस। अच्छा अब ओके। तो अब हम 2020 का एक बार पेपर खोल के देखते हैं। कंगन आप भी आप फॉलो स्क्रीन कर शेयर रहे कर रहे हो क्या हो? हाँ क्या? अपना? आप अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? ओ सॉरी, अरे ओ शिट, मैं तो स्क्रीन शेयर। हाँ वही मैं सोचू दिख नहीं रहे मुझे। मैं पूछ रही हूँ हो क्या रहा है मतलब। नहीं, अगर मैं भी वही खोज रहा हूँ बहुत देर से। अगर ऐसा हाँ ऐसा अब आया। ऐसा कुछ हुआ करे ना तो बता दिया करो भाई, मैं भी इतने एम्बेरसमेंट से बच जाऊंगा। अरे नहीं। ठीक है, तो ओके हाँ दिख रहा है ये हाँ आधार, ये जो गिटहब का खुला है ये ओके। पेपर तो मुझे आधार 54 टाइप करना है ये खोल के। नहीं, आपको कुछ टाइप नहीं करना, आप सिर्फ देखो यहाँ पे मेरी ओके स्क्रीन को देखो, ठीक है। हाँ ठीक है ओके। एक बार पीयूष भी आ रहा है। हेलो पीयूष। पीयूष, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ओके, तो पीयूष अच्छा चैट पे रिप्लाई करा है, ठीक है। तो पीयूष, अभी हम रैट ट्रैप देख रहे हैं। रैट ट्रैप हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और उससे पहले हम 2 मिनट बस पिछले साल का जो पेपर है हमारा उसके रैट ट्रैप से ही रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में रहेगा वो चैप्टर पढ़ते हुए। ठीक है पीयूष? ठीक, पीयूष ओके बोला, चलो। हाँ, तो ये तुम्हारा 2020 का पेपर है। नीचे चलते हैं एकदम, जहाँ पे हमें सेक्शन डी मिलेगा। सेक्शन डी हमें, सेक्शन सी, डी नहीं होता। हाँ, तो ये तो आंट जेनिफर्स। हम देखने वाले हैं रैट ट्रैप के क्वेश्चन। ये नहीं है। व्हाट वाज द कॉन्ट्रैक्ट, ये इंडिगो, ये डगलस वाला। तो दीपक, अब ये वाला क्वेश्चन तुम आंसर कर पाओगे? हाउ डिड विलियम डगलस फियर ऑफ वाटर स्टार्ट? दीपक और कंगन, हाउ डिड विलियम डगलस फियर ऑफ वाटर स्टार्ट? तो फिर बीच, और मतलब वो जब ड्राउन हो गया था बीच पे, हाँ एग्जैक्टली, जब वो, कैलिफोर्निया में अपने। हाँ हाँ। अब जब तुम्हें ये बात पता है तो तुम ये लिख पाओगे 30 से 40 वर्ड में, तो आराम से एक पैराग्राफ आएगा। आराम से स्टोरी इतना बना लेंगे जितना याद है और समझ करके। मैं तुम्हें ऐसे बढ़िया और नोट्स वोट्स भी दे दूंगा, जैसे अभी ये गूगल डॉक्स में बना रहा हूँ ना, वैसे और कुछ और चीजें भी दे दूंगा। तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मतलब तुम्हें पूरे साल इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी, फिर तुम सिर्फ आखिरी दिन पे उठाओगे और खेल दोगे। ठीक है। लैम्प, ये नहीं, इसमें नहीं है। इसमें नहीं, पूरा रीड कर ले, इसमें नहीं है अभी। अच्छा कर लिया रीड हो भाई, तुम तो बड़े फास्ट हो हम्म। यार। 19 का देख लेते हैं, 19 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं यार, बड़े किस्मत वाले थे 2020 के लोग तो।
रैट ट्रैप ही नहीं आया, कट गया था क्या रैट ट्रैप? ये तो आए नहीं वो, इनविजिबल, इसमें भी नहीं है। ये इंडिगो का है, ये रहा। व्हाट मिरेकल डिड हाँ एडला। एडला परफॉर्म इन पेडलर्स लाइफ? तो पीयूष, कंगन और दीपक, तीनों इस हाँ क्वेश्चन को ना अपने दिमाग में रखना, अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं फिर ओके। से रिपीट कर देता हूँ। व्हाट मिरेकल डिड एडला परफॉर्म इन पेडलर्स लाइफ, हाउ? ठीक है कंगन हाँ हाँ और पीयूष, फॉलो कर रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पीयूष? तुम वॉइस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम चैट कर करके थक जाओगे तो। ठीक है पीयूष? यस सर। ठीक है, बढ़िया। इसमें और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इसका एनिमी का है ये तो, जैक डिड नॉट, ये नहीं है। जेल अथॉरिटीज नहीं, नहीं नहीं, ये एक ही क्वेश्चन आया है इसमें। और ये तो पोएम्स है हमारी, थिंग ऑफ ब्यूटी, और ये भी थिंग ऑफ। चलो बढ़िया, तो शुरू करते हैं। हाँ, द रैट ट्रैप, अबाउट द ऑथर सेल्मा लेगरलॉफ। ये हमारी ऑथर हैं। 1858 to 1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them. मतलब एक यूनिवर्सल थीम रन करती है। यूनिवर्सल थीम का मतलब समझते हो सब लोग? क्या मतलब होगा यूनिवर्सल थीम का? हाँ, जो पूरे एक मैसेज देना हो एक साथ हाँ, सोसाइटी में, जैसे जैसे यूनिवर्स के थ्रू, मतलब वही यूज कर लिया गया। जो जैसे सब पे एप्लीकेबल हो। हाँ हाँ, हाँ जो सब पे एग्जैक्टली, जो सब पे एप्लीकेबल। जैसे कि हम आजकल तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा ऑटोबायोग्राफीज पे, बायोग्राफीज वाली मूवीज बन रही हैं। तो हाँ ऐसा हाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2016 में जब बॉलीवुड क्रैश कर गया था, कोई मूवी चल नहीं रही थी, तो जो सिर्फ मूवीज चली थी वो मोस्टली ऑटोबायोग्राफिकल टाइप ऑफ मूवीज थी। ठीक है, और उन्होंने जब ये ट्रेंड देखा तो ऐसा क्यों हो रहा था, जब कोई भी मूवी नहीं चल रही थी फिर भी ऑटोबायोग्राफीज क्यों चल रही थी, मूवी क्यों चल रही थी? इसलिए क्योंकि लोग कनेक्ट कर पाते हैं, यूनिवर्सल थीम होती है। यूनिवर्सल थीम होने का मतलब बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज से। समझ आया क्या मतलब यूनिवर्सल थीम का? हाँ हाँ जैसे कि मिल्खा सिंह, तो उसकी उनकी स्ट्रगल, वो कैसे जीते, कैसे हारे, कैसे वो नीचे आए फिर से ऊपर गए, तो उनकी स्ट्रगल और उनकी विक्ट्री से सब लोग कनेक्ट कर पाए, उनके एक्सपीरियंसेस को अपना एक्सपीरियंस मान पाए, तो उसको ही कहते हैं यूनिवर्सल थीम। सो Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. मतलब वो मानती थी कि इंसान बाय डिफॉल्ट अच्छे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे जब वर्ल्ड में आते हैं तो वो अपनी अच्छाई को भूल जाते हैं, लेकिन उनको उनकी अच्छाई को जगाया जा सकता है, अवेकन किया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। और अगर हम उन इंसानों को जो कि मतलब भटक गए हैं, अपनी अच्छाई को भूल गए हैं या गलत रास्ते पे चल दिए हैं, तो अगर हम उनको थोड़ा प्यार दिखाएंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, उनको थोड़ा उनके साथ थोड़ा काइंड होंगे, तो उनके अंदर की जो एसेंशियल गुडनेस है, उनका डिफॉल्ट जो नेचर है, वो दोबारा से अवेकन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये समझना, क्योंकि इसी पे पूरा स्टोरी है। ये बहुत फेरी टेल टाइप ऑफ स्टोरी है, आप देखोगे। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन, और ये एक स्वीडिश स्टोरी है, स्वीडन की माइंस में इसकी सेटिंग है। माइंस मतलब वहां पे, मतलब माइंस का मतलब होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई मेटल हमें मिल रहा होगा। जैसे कि इस स्टोरी के अंदर आप देखोगे आयरन मिल्स हैं, तो आयरन मिल्स जो होती हैं वो माइंस के आसपास ही होती हैं, क्योंकि वो उसमें से मेटल ओर को ड्रॉ करेंगी। ठीक है, रिच इन आयरन ओर, देखो रिच इन आयरन ओर विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। और मतलब आयरन ओर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे स्वीडिश हिस्ट्री और स्वीडन के लेजेंड्स में। लेजेंड्स मतलब कहानियां, और जैसे हमारे यहाँ पे रामायण महाभारत है, वहाँ के लेजेंड्स होंगे कुछ। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल, देखो एग्जैक्टली वही बात। तो ये फेरी टेल वाली बात मैंने बहुत पहले पढ़ी होगी और एकदम से अभी याद आई मेरे। हाँ, तो ये बात, ये क्लियर हो गया, ये वाला पैरा क्लियर है सबको? दीपक हाँ, और पीयूष, कंगन, सब अब ये क्लियर है। ठीक। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of fire. मतलब कहानी की तरह ही शुरू हो रहा है, मतलब ये तो कहानी ही है। Once upon a time, जैसे दादी नानी कहानी सुनाते हैं वैसी कहानी है। हाँ एग्जैक्टली। तो बहुत पुरानी बात है। एक आदमी था जो कि रैट ट्रैप्स बेचता था। रैट ट्रैप्स क्या होते हैं, कोई बताएगा?
जो चूहे रैट पकड़ने को वाली ट्रैप करने के लिए पिंजरा टाइप चूहे का दानी। होता है ना, हुआ पकड़ने वाला सर ना? हाँ एग्जैक्ट। शायद एक रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ थिंग। हाँ एक होता है जो बोर्ड वाला होता है और एक होता है सर जो पिंजड़ा टाइप का होता है। वो रेक्टेंगुलर होता है, उसमें लाइक जाली होती है। हाँ, तो इन्होंने एग्जैक्टली तो डिफाइन नहीं करा है कि क्या शेप थी उसकी, लेकिन वो एक रैट ट्रैप था। रैट ट्रैप का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि उसकी फंक्शनैलिटी है कि वो रैट्स को, चूहों को पकड़ने के काम आता है। ठीक है, अब वो वायर का था, तो वायर का मोस्ट प्रोबेबली वो एक फैक्ट्री जैसा तो नहीं हुआ, क्योंकि वो एक इंसान बना रहा है, तुम समझ रहे हो। वो एक इंसान जो कि बहुत गरीब है, पेडलर है, रैट ट्रैप्स बना के जिंदगी चलाता है, तो वो एग्जैक्टली एकदम फैक्ट्री जैसा इस फैक्ट्री जैसा रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल शेप वाला तो नहीं बना रहा होगा, लेकिन जुगाड़ वाला रैट ट्रैप बना के वो बेच रहा है वायर्स। तो ये बात समझ पा रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ और कोई शेप यहाँ पे वैसे डिस्क्राइब नहीं करी है। अगर यहाँ पे कोई इमेजरी हमें दी है रैट ट्रैप की, हाँ तो ऐसा रैट नहीं। दिख रहा है। ओके अरे हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? कंगन दिख रहा है रैट ट्रैप? हाँ हाँ दिखा। हाँ, तो एग्जैक्टली ऐसा रैट ट्रैप है। हाँ, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड। किसके किसके किसकी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, और तार के बने हुए रैट ट्रैप जो वो खुद जुगाड़ वुगाड़ से बनाता था, गरीब था और जैसे भी कर करके जोड़ तोड़ के बनाता था, तो वो बना के बेचता था। he made them himself at odd moments। ओ वाह, एनोटेट करो यार, एनोटेट मत करो। कौन कर रहा है भाई खेल आज? पीयूष? नो सर, हम नहीं है। अच्छा आप नहीं हो यार, एनोटेट मत करो भाई। चलो एनोटेट मत करना आप, अच्छी बात नहीं आप है। देख सकते हो कौन कर रहा है। अच्छा मैं देख सकता हूँ, कहाँ दिखता है ये? आई गेस हाँ, मूव सेटिंग्स बोल के कुछ होता है आपकी, उसमें देखिए। डिसेबल अटेंडी। खेलो मत भाई, मेरे साथ मत खेलो, चैप्टर के साथ खेलो, ठीक है। हाँ तो हम करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, और अजीब अजीब के मोमेंट्स बनाता था। मतलब इसका क्या मतलब है? ऑड मोमेंट्स मतलब कि ऑड मोमेंट्स यहाँ पे दो तरीके से सिग्निफाई कर सकते हैं। पहला कि उसका बनाने का कोई टाइम नहीं था, कोई रेगुलरिटी नहीं थी। मतलब सपोज उसने कुछ 10-15 रैट ट्रैप्स बनाए और उनको बेच दिया, कुछ पैसा आया उससे, वो 1 महीना कट गया उसका। उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया तब वो बनाता था। अब वो हो सकता है पैसा कभी कभी 10 दिन चले, कभी कभी हो सकता है 1 दिन में ही खत्म हो जाए पैसा, कभी कभी हो सकता था वो पूरे पूरे 2-2 महीने तक वो पैसा चलाए। तो इट वाज, देयर वाज नो पीरियोडिकल थिंग, देयर वाज नो रेगुलर इंटरवल डिफाइंड, कोई टाइम डिफाइंड नहीं था कि वो अच्छा हर मंगलवार को सुबह 6 बजे उठकर रैट रैप बना रहे हैं, ऐसा कोई रिचुअल टाइप नहीं था। ऑड मोमेंट्स भी बनाता था। तो ऑड मोमेंट्स का यहाँ पे यही मतलब है कि या तो वो किसी भी रेगुलर इंटरवल पे नहीं बनाता था, जब उसे जरूरत पड़ती थी पैसों की तब बनाता था, जुगाड़ करके वायर वायर का जुगाड़ करता था, बनाता था और बेच देता था। तो और या फिर ऑड मोमेंट्स का भी मतलब है जब उसे थोड़ी नीड होती थी पैसों की, और जब उसके पास सारे पैसे खत्म हो जाते तब बनाता था। ऑड मोमेंट्स का मतलब समझ आया तीनों को? हाँ यस। ठीक है, हाँ ठीक है। तो he made them himself at odd moments from material he got by begging in the stores or at the bag or at big farm। मतलब वो थोड़ा भीख मांगता था, उससे जो पैसा मिलता था उससे वो तार वार खरीदता था, या फिर कहीं से तार वार ही मिल जाती थी तो वो तार से बना लेता था और उनको बेच देता था। कहाँ से मिलता था उसको? या तो वो दुकानों पे जाके, स्टोर्स पे जाके भीख मांगता था, तब उसे मिलता था, या फिर बिग फार्म में जाके वो बेग करता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। और फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद, भीख मांगने के बाद, गरीबी में जीने के बाद, एक सरवाइव हैंड टू माउथ फीडिंग वाली जिंदगी जीने के बाद भी, ये रैट ट्रैप बनाने का बिजनेस बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। मतलब कि वो जितने में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो जाते थे उसके। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी।
बेगिंग मतलब कि उसे एक तो वो पहले रैट ट्रैप बनाने के लिए पैसे मांगता था, लेकिन उसको बेचने के बाद इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अपना घर चला सके, तो उसको अपना घर चलाने के लिए भी पार्ट टाइम भीख भी, देखो उसका फुल टाइम भी भीख मांगना है और पार्ट टाइम भी भीख मांगना है अलॉन्ग विद मेकिंग रैट ट्रैप्स। तो ये है, और बेगिंग करनी पड़ती थी क्योंकि उसका घर नहीं चल पाता था रैट ट्रैप बेचने से। और पेटी थीवरी, पेटी थीवरी का कोई मतलब बताएगा दीपक मेरे को, क्या मतलब समझते हो तुम पेटी थीवरी का? छोटी मोटी चोरी करता था वो। हाँ कंगन आप बताओ। वही चोरी करना। हाँ पेटी थीवरी मतलब चिंदी चोरी, नॉट चिंदी चोरी नहीं, चिंदी चोरी तो नहीं, इट्स लाइक छोटी चोरी, जैसे दीपक बोल रहे हैं। जैसे कि ऐसा नहीं कि कुछ सोने सुने का चुरा ले, चुराएगा तो पेंसिल चुरा लेगा, चुराएगा तो कूलर कूलर पूरा कूलर ना चला के कूलर का प्लग चुरा लेगा। तो इसे कहते हैं पेटी। पेटी मतलब छोटी, ठीक है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। और वो जान पूछ के नहीं करता था, लेकिन उसका जब उसको रैट ट्रैप बेचने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अपना घर चला ले, तो उसको ऐसा काम करना पड़ता था, पेटी थीवरी करनी पड़ती थी, भीख भी मांगनी पड़ती थी अपनी ईगो को नीचे रखकर, और ताकि वो अपना बॉडी और सोल टुगेदर रख सके, मतलब जिंदा रह सके। बॉडी और सोल एक साथ रहेंगे तभी तो जिंदा रहोगे। अगर सोल अलग हो गई और बॉडी यहीं रह गई तो नहीं हो जीवित। और अगर किसी भी केस में अगर बॉडी और सोल अलग है तो जीवित नहीं हो, ठीक है। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. फिर भी मतलब ये सब करने के बाद भी, इतना दुख झेलने के बाद, गरीबी में रहने के बाद, भीख मांगने के बाद, रैट ट्रैप्स बना के मेहनत से बेचने के बाद, फिर जब अपना घर नहीं चलता इससे तो उसके बाद चोरी करने के बाद भी, इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, और इतना सब कुछ करने के बाद भी, मतलब 2 नंबर का धंधा करने के बाद भी, चोरी करने के बाद भी, और पूरी जिंदगी गरीबी में बिताने के बाद भी, हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, और उसके कपड़े फिर भी रैग्स में रहते थे, मतलब फिर भी वो गरीब ही था। हिज चीक्स वर संकन, और उसके पास खाने के लिए नहीं था, उसके चीक संकन हो गए थे। संकन मतलब कि उसका जो वो है, खून नहीं बन रहा था। खून नहीं बन रहा था मतलब खाना अच्छे से नहीं मिल रहा था, मतलब वो न्यूट्रिशन उसका प्रॉपर नहीं था, फूड उसका प्रॉपर नहीं था, फूड की पैसों की प्रॉब्लम की वजह से। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और हमेशा उसे भूख लगती। तो यहाँ पे इन लाइंस में कोई मेरे को बताएगा कि ऑथर ने उसे किससे कंपेयर करा है? कोई बताना चाहेगा तीनों में से? देखते हैं। इसमें क्लोथ्स वेयर इन रैग्स का मतलब गरीबी से क्या रिलेशन हुआ? हाँ बताता हूँ, एक बार दीपक से पूछते हैं। दीपक बताओगे क्या मत इससे किससे कंपेयर कर रहा है ऑथर इसे? फिर इसे पेडलर से, मतलब हाँ पेडलर के बारे में बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके कपड़े अच्छे नहीं थे। हाँ, लेकिन ये मतलब ऑथर ने जिस तरीके से लिखा है ना, ये जो एंड करा है इस पैराग्राफ को, बहुत खेल गया ऑथर। और जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं। Compared to a rat or something? हाँ एग्जैक्टली देख रहे हो, मतलब अगर किसी चूहे को देखो तो उसकी अपीयरेंस हमेशा शाबी लगती है चूहे की। मतलब मैं वो व्हाइट अमेरिकन चूहे की बात नहीं कर रहा हूँ जो एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का चूहा होता है, क्यूट क्यूट सा, वैसा नहीं। जो काले कलर का चूहा होता है, जो इंडियन चूहा दिखता है, वैसे की बात कर रहा हूँ, जो हमारे घरों में पाया जाता है। तो एकदम मतलब उसको देखोगे तो एकदम हेरी ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। वैसे ही यहाँ पे बोला है ऑथर के, जो ऑथर कह रहा हूँ, जो पेडलर है हमारा, उसके ये क्लोथ्स हमेशा रैग्स में होता है। रैग्स मतलब फटे हुए कपड़े। जैसे जैसे अगर आपने किसी बेगर को देखा होगा स्ट्रीट पे या ट्रैफिक सिग्नल पे, देखा है आपने कंगन किसी बेगर को कभी? हाँ हाँ हाँ। तो रैग्स में मतलब फटे हुए कपड़े, प्रॉपर कपड़े नहीं, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि वो रैग नहीं होता। एक बार मैं पढ़ा रहा था, किसी को कहता कि अच्छा वो रैग होता है, मतलब कि यहाँ पे आगे नाइकी लिखा है पीछे प्यूमा लिखा है। मैंने कहा नहीं भाई, वो रैग नहीं होता। रैग का मतलब होता है कि कोई ब्रांड ब्रांड तो कुछ छोड़ो, कपड़े ही बिल्कुल बहुत मुश्किल से पहने हैं उसने, फटे हुए कपड़े हैं, और डिसकलर्ड है, पूरा सारा कलर जा चुका है कपड़ों का, उसे रैग्स कहते हैं, फटे हुए कपड़े एक तरीके से। ओके ओके। हाँ, और क्या पूछ रहे थे आप रैग्स के बारे में तब? ये वही चीज पूछ रही थी, मतलब क्लोथ्स इन रैग्स का मतलब क्या मतलब हुआ, इसीलिए मतलब ये गरीबी से कैसे रिलेटेड है वो पूछ रही गरीबी थी। से रिलेटेड ये है कि अगर कोई इंसान, मैं कैसे इसको बताऊं, अगर किसी ने बहुत अजीब सा एग्जांपल लिया, लेकिन अगर किसी ने संजू वाली मूवी देखी किसी ने संजू वाली मूवी? हाँ हाँ हाँ। हाँ जब वो वहां हॉस्पिटल से भाग जाता है, तो शुरू शुरू में तो उसको हम्म। राइड मिल रही होती है और वो मिल रही होती है। बाद में उसको बाद में उसको जब वो बोलता है कि जब तक कपड़े अच्छे थे तब तक राइड मिल रही थी, तब तक जब कपड़े खराब हो गए तो भीख मिलनी शुरू हो जाती है। याद आ रही है? हाँ हाँ
है ना? हाँ, तो आगे आगे ये होता है कि उसके पास वो, समझ रहे हो, वो एक तरीके से थोड़ा बिना पैसे के है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो नए कपड़े नहीं ले सकता, और किसी तरीके से वो अपना सहारा, अपनी जिंदगी चला रहा है, और ना उसके पास प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज ना तो प्रॉपर उसको अपने आप को हाइजीन में रहने की आदत हो गई है, और ना उसके पास वो कंडीशन है, वो चाहे भी तो अपने आप को हाइजीन में नहीं रख सकता। ठीक है, उसकी हालत बहुत गरीब है। आप अगर किसी, इवन जो लोग बहुत नहाते हैं, कैसे बताऊं किसी और रैग्स में वो इसलिए भी लग सकता है, क्योंकि ऑथर जो है उसको, हम हमेशा अपनी सिचुएशन से किसी की सिचुएशन को कंपेयर करके देखते हैं। हम किसी को अमीर गरीब अच्छा बुरा कैसे बोलते हैं? अपने से कंपेयर करके बोलते हैं ना। तो रैग्स का मतलब है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, बहुत टाइम से उसको नए कपड़े नहीं मिले, और उन कपड़ों का कलर फेड हो गया। जैसे अगर हमारी कोई कपड़े वपड़े फेड हो जाते हैं तो वो घर के गंदे कपड़े बन जाते हैं ना। हाँ, तो वो गंदे कपड़े, वो उसको, उसके कपड़े कभी गंदे कपड़े बन ही नहीं पाए, क्योंकि उसके उसके गंदे कपड़े ही उसके कपड़े हैं। मतलब सालों से उसको नए कपड़े नहीं मिले हैं, और वो रैट ट्रैप बेचता है, चोरी भी करता है, और जगह जगह जाके भीख भी मांगता है, लेकिन फिर भी इन तीनों चीजों को करने के बाद भी उसको, वो आज भी इतना गरीब है, हैंड टू माउथ हो रखा है, और मतलब उसके पास पैसा नहीं है नए कपड़े खरीदने के लिए। यही मतलब है क्लोथ्स फॉर इन रैक्स का, फटे हुए कपड़े। ठीक है, ये समझ आया कंगन? कंगन मतलब खाना उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, खून नहीं बन रहा था, एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज क्यों लिखा है ऑथर ने? क्योंकि वो उसे एग्जैक्टली इन तीनों चीजों से एक रैट से कंपेयर करना चाहता था। जैसे रैट एकदम ग्रेइश ब्लैक, भूरा भूरा हेयरी क्रिएचर होता है, ऐसा लगता है, बहुत शाबी क्रिएचर लगता है। और चीक्स वर संकन, मतलब रैट हमेशा खाना ढूंढ रहा होता है, खाने की कमी होती है, और हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। और कभी भी अगर रैट की तुम आंखों में देखो तो ऐसा बोलते हैं भी हैं, जैसे तुम्हारी एलिमेंट्री क्लासरूम वाली पोएम में भी एक रैट की आईज से कंपेयर कराया बच्चे की आईज को। तो वो क्यों करा है? क्योंकि रैट की आईज में हमेशा भूख दिखती है, हंगर दिखती है, पिटी दिखती है, इसलिए हंगर ग्लिम्ड इन आईज मतलब उसकी आंखें चूहे जैसी थी। भूख उसकी, और उसको इतनी भूख लग रही थी, मतलब उसकी जो भूख थी वो नहीं मिटती थी, उसको उसके हमेशा उसको एक भूख लगी रहती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो खाना नहीं खरीद सकता था, तो इसलिए अब उसकी आंखों में ही उसकी भूख दिखने लगी थी खाने की। समझ आया ये? हाँ। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? नहीं ठीक है, तो थोड़ी लंबी सी कहानी है, थोड़ा इसका प्रेमिस समझना पड़ेगा, तभी ये आएगी पूरी समझ, इसलिए मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। जैसे कंगन ने पूछा था कि वो गरीब है, लेकिन गरीब से कपड़े रैग्स में होने का क्या क्या रिलेशन है, तो ये लाइन एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन करती है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस, सैड का मतलब दुखी, मोनोटोनस का मतलब रिपीट पे, एक ही चीज, कुछ नया नहीं। कॉन्टिन्यूसली आजकल हमारी लाइफ हो रखी है क्वारंटीन में, सेम एंड बोरिंग। हाँ सेम एंड बोरिंग, मतलब कहीं बाहर नहीं जा सकते, जिम भी अभी हम डर रहे हैं जाने से, टीटी खेलने का दिल है, लेकिन पता नहीं टीटी खेलने जाए और टीटी हो जाए, टाटा हो जाए दुनिया से, तो कुछ पता नहीं है। तो इसलिए ही मोनोटोनस मतलब रिपीट, मंडेन लाइफ, मतलब वही शेड्यूल, रोज 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 रोज, जैसे हम पागल हो जाए अगर एक ही चीज को कर कर। So no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. और vagabond मतलब जो इधर से उधर खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में घूमता रहता है, vagabond उसे कहते हैं। Who plods along the road. Plods मतलब क्या? Plods का क्या मतलब होगा दीपक, एक बार देख के बताना मेरे को। Plods का मतलब देखते हैं एक बार। Left to his own, प्लॉट्स। हाँ, PLODS, मतलब मेरे हिसाब से तो इसका मतलब होना चाहिए कि वो जैसे जहां जहां रोड मुड़ रही है, जहां जहां रोड जा रही है, उसको फॉलो करता रहता है किसी चीज की सर्च में। देखते हैं लेकिन नेट क्या बोलता है, एक बार प्रॉपर डेफिनेशन से ही करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से हम करेंगे इसको। हाँ भारी कदमों से, या एक ही जो आपने बताया, चलते रहना एक ही रास्ते हाँ पे एग्जैक्टली, मतलब वो उसका कोई बिना कुछ सोचे समझे, जहाँ रास्ता जा रहा है वहीं लेके चलो। एग्जैक्टली यही। सो लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और उससे कोई बात भी नहीं करता था, क्योंकि वो गरीब था, और मतलब उसकी अपीयरेंस इतनी शाबी थी, कोई उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता था, कोई उससे बात नहीं करना चाहता था, लोग उसे झाड़ झूड़ देते थे, और
इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जैसे जब आपके पास सक्सेस होती है, जब आपका नाम होता है या जब आपके पास कोई चीज आ जाती है, तब हर कोई आपसे एसोसिएट करना चाहता है, आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेगा, या फिर हम लोगों के सेंस में हमें अपना दोस्त बनाना चाहेगा, हमें अपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या कहीं पे हमें टैग करना चाहेगा, लेकिन हमारे से दोस्ती करना चाहेगा बेसिकली। लेकिन जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो उसको उससे दुनिया रिलेट नहीं करना चाहती है, उसका नाम अपने नाम के साथ कभी जुड़ने नहीं देना चाहती है। समझ रहे हो? ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंगन समझ पा रहे हो तुम? हाँ ठीक है। हाँ कंगन आप ये बताओ कि ये वाला समझ आ गया ना, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन का क्या मतलब होता है, ये बताओ आप मेरे को। कौन सा? ये कि नो, ये वाला लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, हाउ साइलेंट वन। मतलब उसको जहाँ रास्ता मिलता था वो उसी तरफ जाता था, और मतलब वो अपने मतलब पूरा छोड़ चुका था, मतलब उसको कहाँ जाना बिल्कुल एमलेस था, लाइक जहाँ उसको मिल जाए वहीं चला जाता था। जहाँ शेल्टर मिल जाए वहां चला जाता था, और एक तरीके से वो होप का, प्यार का और खाने का भूखा था इसको, क्योंकि वो वही या लोग उसके साथ काइंड नहीं थे। ठीक है, उसकी हाँ, जिंदगी। जैसी उसकी परिस्थिति थी वैसे ही छोड़ के चले गए उसे, हाँ, जैसा था वो। और लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन का मतलब वो अकेला था, अलोन था, सिंगल था। सिंगल मतलब कि वो अलोन था, अकेला था, इन द सेंस कि उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं था, वो अपने से ही बात करता था, खुद ही सोचता रहता था, सोचता रहता था अपने मन में। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो कुछ सोचने लगा, सोचते सोचते एक लाइन ऑफ थॉट इकट्ठा हो गया। लाइन ऑफ थॉट का मतलब समझते हो? एक बात को बहुत सारे थॉट्स एक बार बार वक्त सोचना, में। एक ही बात को। हाँ, कंगन क्या कह रहे थे आप? एक साथ में बहुत सारे थॉट्स आना। हाँ, लेकिन एक लाइन में आना, मतलब इन द सेंस कि जैसे कि क्या नीट और जेई पोस्टपोन होंगे? अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? होंगे तो क्या होगा? ये होगा तो क्या होगा? क्या मोदी जी असली में सबकी यूट्यूब वीडियो देखेंगे? क्या मोदी जी देखेंगे तो क्या करेंगे? दिल्ली वाले क्या करें? अब कांग्रेस हमारा साथ क्यों दे रही है? तो ऐसी ये होता है लाइन ऑफ थॉट, समझ पा रहे हो? या हाँ, ठीक है, मतलब वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर और रिलेटेड। ठीक है, एक दूसरे तो से लिंक जुड़ा हुआ। एग्जैक्टली। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. और वो उसे बहुत entertaining लगा, मतलब उसके पास कुछ नहीं था जिंदगी में, बहुत मंडेन लाइफ हो गई थी उसकी, मतलब कि बहुत रिपीटेटिव लाइफ हो गई थी। उठता था, खाना ढूंढता था, रैट ट्रैप बनाता था, बेचता था, भीख मांगता था, चोरी करता था, सो जाता था, उठता था, खाना ढूंढता था, ये सब एक चीज रिपीट पे हो गया था। लेकिन एक दिन उसे कुछ ऐसा ख्याल आया, कुछ ऐसा आइडिया आया, सोचते 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 लाइन ऑफ थॉट में वो ऐसा खो गया कि उसने कुछ ऐसे डिस्कवर करा अपने थॉट्स में जो उसे बहुत एंटरटेनिंग लगा। बहुत टाइम बाद, एंटरटेनिंग इन द सेंस कि उसको एक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट आया, सेंस ऑफ जॉय आया वो सोचकर, और ये उसको एक वो प्राइड भी आया कि उसने वो चीज सोची है, एक रैट ट्रैप सेलर होने के बावजूद। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, और वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था कि क्यों नहीं बिक रहे, कैसे बिकेंगे, कहाँ से लाऊंगा मटेरियल बनाने के लिए, कहाँ पे अगला टारगेट क्या होगा। When suddenly he was struck by the idea that the whole world was about him. The whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. जैसे ही वो अपने मतलब रैट ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था कि वो अब अगला बनाने के लिए कब बेचेगा, और क्योंकि वो ऑड मोमेंट्स पे बनाता था तो ऐसे ही वो उसके शायद पैसे खत्म हो रहे होंगे, तो वो सोच रहा था उसको मटेरियल लाना है, रैट ट्रैप्स के लिए तार वार खरीदनी है बनाने के लिए, और सोच रहा था उसके बारे में, अपने रैट ट्रैप्स के बारे में, क्योंकि उसका काम था। तभी अचानक उसको एकदम एक आइडिया आया, क्या कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप ही तो है। क्यों बोलता है वैसे? आपको क्या लगता है? अच्छा, कोई अभी अभी तो हमने चैप्टर नहीं पढ़ा पूरा, तो कोई मेरे को बताना चाहेगा क्यों ऐसा सोचा उसने? वो एक रैट ट्रैप सेलर है, और क्यों सोचेगा कोई रैट ट्रैप सेलर की पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है? पूरी की पूरी दुनिया, इतने सारे अमीर लोग, सेलिब्रिटीज, किताबें लिखने वाले, जॉब करने वाले, इंजीनियर, सिंगर, हर, लेकिन ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, ऐसा क्यों बोला उसने? पहले तो वो रेड ट्रैप बनाता था, इसलिए उसकी सोच भी इसी चीज से इसने रिलेट करने की कोशिश की जो वो करता था। बिल्कुल और उसने इसको रिलेट किया कि वो रेड ट्रैप कैसे काम करता है और वो असलियत में है क्या। वो जानता है इस चीज को कि उसमें कोई बेट देनी पड़ती है हमें, तो जिंदगी में बहुत सारी बेट देती है, और हाँ, इस चक्कर में इंसान उस चीज में फंस जाता है, उसकी लालच में। तो ये उसका सोचना था कि अपने मतलब बहुत सारी चीजों को वो मानता था कि वो सही नहीं है और उससे आदमी फंस सकता है, ऐसा वो मानता था, वो खुद मानता था। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कंगन, आप बताना चाहोगे कुछ?
नहीं समझ आया मेरे को। ठीक। हाँ, तो ये बहुत अब समझ आएगा इसके आगे जब कंटिन्यू करेंगे। और पीयूष पीयूष कुछ बताना चाहोगे, क्यों वो सोचता था कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है? सर सबसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे सर, इस वजह से भी। दोबारा तो बोलना। जैसा था छोड़ दिए थे हाँ सर, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। हाँ, लेकिन उसको चलो उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार भी नहीं करते तो भी उसे ऐसा क्यों लगता था कि पूरी दुनिया रैट ट्रैप समझते हो ना, मतलब जिसमें एक चूहेदानी होता है, एक रैट ट्रैप। क्या तो दुनिया है सर। उसे ऐसा क्यों लगता था कि वो पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है? क्या लगता है, मतलब कोई ऐसे टीचर की तरह मत समझो, बस एक दोस्त की तरह सोचो कि सोचो इसके बारे में, सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा। कोई बात। तो अब हम देखते हैं क्यों उसे लगा। The whole world, with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. उसके हिसाब से पूरी दुनिया एग्जिस्ट इसलिए करती है, पूरा वर्ल्ड एग्जिस्ट इसलिए करता है ताकि वो लोगों को टेस्ट कर सके, उनके सामने बेट्स लगा सके। बेट्स क्या होते हैं? जैसे हम बेट्स होता है, जैसे हम चूहेदानी में जो रोटी का टुकड़ा या फिर चीज का टुकड़ा या जो भी, जैसे टॉम एंड जेरी में जब तुम देखते हो जो चीज होती है ना, चीज का टुकड़ा लगाता है वो जेरी को पकड़ने के लिए, टॉम, उसको कहते हैं वो हाँ चीज का टुकड़ा उसके लिए बेट है। मतलब बेट ऐसी चीज होती है जो कि किसी को पकड़ने के काम आती है, जैसे मछली के लिए छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो worm। बेट बना के उसमें तार में लगा के पानी में डालते हैं, वो होती है उनकी बेट। तो वो कहता है कि पूरी दुनिया एग्जिस्ट इसलिए करती है, ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों को टेस्ट कर सके, उनको बेट्स दे सके और देख सके कि क्या वो उस बेट में फंसते हैं या नहीं। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड। लोगों को पैसा ही पैसा, जॉयस ही जॉयस, खुशी ही खुशी। किसी के लिए खुशी कुछ हो सकती है, किसी के लिए खुशी कोई गाना हो सकती है, किसी के लिए खुशी कोई इंसान हो सकता है, किसी के लिए खुशी कोई मूवमेंट हो सकता है। शेल्टर एंड फूड, और रहने की जगह, घर देती है, खाना देती है, हीट देती है, क्लोथिंग देती है। मतलब सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में एसी, और क्लोथिंग मतलब पहनने के लिए कपड़ा। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड फूड। और मतलब ये दुनिया अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें देती है जो उन लोगों को पसंद आती है, हर तरीके की चीज देती है इंसान को, और फिर वो पता करती है, वो एक तरीके से बेट सेट करती है उस चीज को। एग्जैक्टली कैसे? जैसे कि रैट ट्रैप में उस चूहेदानी में उस उस चूजा कह रहा था मैं, उस चूहे को उस रैट को हम चीज का पीस देते हैं या फिर हम रोटी का टुकड़ा देते हैं उसको, क्योंकि वो क्या होता है, एक रैट ट्रैप है, एक चूहा आता है चल 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 करके, और जैसे ही अगर वो उस रोटी के टुकड़े के चक्कर में अगर वो देखता भी है कि वो रैट ट्रैप है, और लेकिन उसको तब समझ नहीं आता है, वो फंस जाता है उस रोटी के टुकड़े के चक्कर में, क्योंकि वो दिमाग में लगाता। और वो जैसे ही उस पर हाथ रखता है रोटी के टुकड़े पे, ना तो उसको रोटी मिलती है, उसका खेल गेम ओवर हो जाता है। जैसे कि एग्जैक्टली अगर बताऊं तो एग्जैक्टली ऐसे दिख रहा है सबको ये? ये ज्यादा बुरा हो राइट, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गया। ये थोड़ा ऊपर इंसानी चूहा लग रहा है मेरे को। तो हाँ, तो इसको कहते हैं बेट। तो ऐसे वो फंस जाता है। तो ये पूरी दुनिया तुमको अलग अलग चीजें देती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो बहुत सारे तुमने देखा होगा, लोग किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी दुख में या किसी ना किसी खुशी में लगे रहते हैं। कुछ लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, कुछ लोग किसी इंसान के पीछे भागते रहते हैं, स्टेटस में दुखी दुखी स्टेटस शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, फिर उनको म्यूट करना पड़ता है हाँ। स्टेटस। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का, मेरे हिसाब से तो जब मैंने चैप्टर पढ़ा तो एक तरीके का रैट ट्रैप है, क्योंकि वो उस चीज में जाके फंस गए हैं। वो इंसान उनको भाव ना दे रहा है ना कभी देगा। ठीक है, तो ये बात समझ पा रहा है कोई? एग्जैक्टली। है ना? या बिल्कुल। ठीक, तो बढ़िया। It never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing. मतलब जो भी इंसान को पसंद है, जो भी उस इंसान को फांस ले, किसी के लिए वो बहुत सारा पैसा हो सकता है, किसी के लिए सिक्योरिटी हो सकती है, किसी के लिए प्यार हो सकता है, और फिर उसको उस चीज में फंसा के उसको फंसा के उसको एक्सप्लॉइट करे। जैसे कि एक चूहे को रोटी के टुकड़े के लिए फंसा के उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसकी आजादी छीन लेते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। Exactly as the rat trap offered cheese and core,
और वैसे ही जैसे दुनिया में ये सब चीजें मिलती हैं, बेशुमार दौलत और दोस्ती, खुशी, प्यार, ये सब चीजें मिलती है, वैसे ही रैट ट्रैप ऑफर करता है खाना, चीज और पोर्क, जो कि इक्विवेलेंट है इन चीजों के लिए चूहों की दुनिया में. And as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bait, it close on him. और जैसे ही तुम कोई ना कोई फंस जाता है उसमें, जैसे ही तुम उसमें फंस जाओगे, जैसे ही तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे और तुम बिना दिमाग लगाए उस चीज के लिए फंस जाओगे, एक चीज के लिए, कोई पैसे के लिए फंस जाता है, पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है, एंड में मर जाता है, पैसा तो यहीं पे रह जाता है, वो इंसान कहीं और चला जाता है, तो इट क्लोज ऑन हिम और वो रैट ट्रैप में फंस जाता है. एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और उसकी सारी मेहनत सब कुछ खत्म हो जाता है इसलिए, क्योंकि वो उसी में फंसा रह जाता है. किसी ने अगर गांव में किसी ने देखा हो तो एक इवन यहाँ पे तो रैट ट्रैप है जिससे चूहा अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन अगर किसी ने देखा तो मैंने गांव में देखा है कि एक ऐसा बर्तन सा रखते हैं जिसमें अंदर कोई फल फूल रख देते हैं, केला या कुछ टाइप, जो कि बंदर को पसंद होता है, और बंदर उसमें हाथ डाल के केला निकालने के लिए डालता है हाथ, और अगर वो ऐसे निकाल ले हाथ तो अपना आराम से निकाल सकता है, लेकिन क्योंकि केला अंदर है तो वो केले को नहीं छोड़ पाता है, और वो इसलिए शाम तक, जब तक उसका मालिक या फिर उसको पकड़ने के लिए लोग नहीं आ जाते, तब तक वो फंसा ही रह जाता है. जबकि वो अगर एक बार दिमाग लगाए तो अगर सिर्फ हाथ निकाले तो वो उसका हाथ निकल जाएगा. तो कभी किसी ने देखा है ये सब चीज? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बस इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के. कोई बात नहीं. सो द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, और वर्ल्ड बिल्कुल उसके साथ काइंड नहीं था. मतलब सोचो यार, अभी तुम हो, तुम्हारे पास एक छोटी सी प्रिविलेज है कि तुम्हारे मम्मी पापा हैं, या तुम्हारे पास थोड़ा सेटअप है, जैसे मेरे मम्मी पापा है, मेरे पास थोड़ा सा सेटअप है, एक जॉब है, कुछ काम है, अच्छे दोस्त हैं. लेकिन अगर ये सब चीजें मेरे पास ना हो और ना मेरे पास मेरी एजुकेशन हो, तो मेरे को कोई क्यों पूछेगा? अभी मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पाता हूँ किसी को, तभी तो वो मेरे को पूछता है. सोसाइटी में कोई स्टेटस है तभी कोई मेरे को पूछता है, लेकिन अगर मैं सोसाइटी को कुछ ना दे पाऊँ तो ये सोसाइटी मेरे को कभी नहीं पूछेगी, मेरा नाम अपने साथ कभी भी जुड़ने नहीं देगी, ना उसे पसंद होगा. सो वैसे ही ये रैट, अगर इस पेडलर के बारे में सोचो, इस पेडलर को थोड़ा क्यूट कर देते तुम लोगों के लिए. ये देखो, ये रहा पेडलर, दिख रहा है पेडलर? या तरस आ रहा है इस पेडलर के ऊपर अब? हाँ बिल्कुल. ठीक है, तो जो वर्ल्ड था बिल्कुल काइंड नहीं था उसके साथ. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, और इसलिए उसको और अनवांटेड जॉय मिला, मतलब उसको और बढ़िया जॉय मिला और खुशी हुई. जैसे अगर कोई तुम्हारा दोस्त फेल हो जाए तो तुम्हें लगता है अरे यार क्यों फेल हो गया ये, लेकिन अगर कोई तुम्हारा दुश्मन फेल हो जाए तुम तो कहते हो बुरे के साथ तो बुरा ही होता है. तो बेसिकली वो दुनिया उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती थी, तो वो भी दुनिया का अच्छा नहीं चाहता था, और इसीलिए उसको और मजा आ रहा था ये सोच के कि ये दुनिया तो पूरी एक रैट ट्रैप ही है, और वो ही नहीं, क्योंकि वो उसे लगता था कि वो फंसा हुआ है, क्योंकि वो एक जिंदगी बार बार जी रहा है. लेकिन जब उसने ये सोचा कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, तो सिर्फ वो नहीं, पूरी दुनिया ही फंसी हुई है. तो ये सोचकर उसे बहुत खुशी हुई. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. ये समझ आया कंगन, दीपक और पीयूष? हाँ. यस सर. हाँ. तो उसे अनवांटेड जॉय क्यों मिला? क्योंकि वो गरीब था, दुनिया की नजर में उसके पास कुछ नहीं था, घर नहीं था, खाने के लिए वो तरसता था, भीख मांगता था, चोरी करता था. लेकिन जब उसने ये बात पूरी सोची और अपना एक थीसिस निकाला और ये सोचा कि ये तो पूरी दुनिया ही एक असली में एक चूहेदानी है, जहाँ पे सारे लोग चूहे हैं, और कोई अगर फंस जाता है, अगर कोई अपने पे कंट्रोल नहीं करेगा, या फिर कोई क्या कहते हैं, किसी चीज के पीछे भागता रहेगा, तो वो उसमें उस चीज की वजह से उस रैट ट्रैप में फंस जाएगा, बेट की वजह से. तो उसको बहुत खुशी हुई. उससे उसे लगा कि सिर्फ वो ही नहीं फंसा हुआ, बाकी सब लोग फंसे हुए हैं. इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, और वो जो इसका पास टाइम ही बन गया. मतलब एक तरीके से ये चीज, जैसे हम अगर तुमने देखा हो, हम पुरानी पिक्चरों के पास जाते हैं, जैसे कोई किसी को, अगर बहुत सारे लोग हैं उनको कोई हेरा फेरी पसंद होती है, तो खाना खाते हुए हर दिन या हर सैटरडे संडे हेरा फेरी देख लेते हैं, चलो चक दे इंडिया देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं. तो उसका मतलब तो है चेरिश पास टाइम, मतलब ऐसे पास टाइम जिसमें तुम्हें समय बहुत अच्छा बीतता है. ऑफिस ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉटिंग्स, और प्लॉटिंग्स मतलब एक तरीके से सफर. सो ऐसे बहुत सारे ड्रेरी प्लॉटिंग्स, मतलब एक ड्रेरी का मतलब क्या होता है? ड्राई. ड्रेरी का मतलब होता है मतलब कि बहुत हैवी, कि जिस दिन ना उसे पैसा मिला, ना वो उसे कोई भीख मिली, ना उसका कोई रैट ट्रैप बिका, या फिर वो भूखा है, उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, या वो दुखी है किसी बात से, तब उसे ये एक उसका उस वक्त के लिए एक चेरिश पास टाइम हो गया. जैसे हम भी कुछ ना कुछ जरूर रखते हैं कि चलो आज मैं दुखी हूँ, चलो डेस्पिकेबल मिनियन वाली मूवी देख लेते हैं, खुश हो जाऊंगा, या फिर चलो ये स्टैंड अप कॉमेडी देख लेता हूँ, खुश हो जाऊंगा. वैसे ही उसके लिए ये एक उसका पास टाइम था.
खुश होने के लिए, बहुत दुख वाले दिनों के लिए उसने रखा। To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. Snare का मतलब दीपक मेरे को एक बार सर्च करके बताना यार, SNARE। तो वो उसको Okay. और क्या करता था वो उस वक्त जब उसके साथ, जब वो दुखी होता था, थोड़ा हैवी दिन चल रहे होते थे उसके, तो वो क्या करता था इसी थॉट के बारे में कि पूरी दुनिया क्रैट रहा है सोचता था। और क्या सोचता था, जिन लोगों को वो जानता था, जैसे उसके अपने लोग या फिर उसके कुछ पुराने बचपन के दोस्त या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया, उनके बारे में सोचता था, जिन्होंने अपने आप को पकड़वा दिया, मतलब उन्होंने अपने आप को गिव इन कर दिया बेट के पीछे, A जैसे device used to catch birds or small animals. हाँ हाँ। तो डेंजरस स्नेयर मतलब कि वही जो रैट ट्रैप के अंदर, डेंजरस स्नेयर मतलब रैट ट्रैप, स्नेयर का मतलब यहाँ पे रैट ट्रैप है, मतलब मशीन, एक तरीके से रैट ट्रैप भी हमारी मशीन है ना जो पकड़ लेती है। हाँ। ठीक है, तो डेंजरस स्नेयर मतलब ये एक डेंजरस गेम, एक डेंजरस रैट ट्रैप। तो वो उन लोगों के बारे में सोचता है जिन्होंने अपने आप को गिव इन कर दिया किसी ना किसी चीज के पीछे भागते हुए और बिना दिमाग होता है। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और उन लोगों के बारे में सोचता था जो लोग अभी भी बेट मतलब जैसे वो चीज का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा उसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो इंसान के रूप में, इंसानी दुनिया में, ह्यूमंस की दुनिया में, वो पैसा हो सकता है, वो कुछ, वो प्यार हो सकता है, वो सिक्योरिटी हो सकती है, वो कोई घर हो सकता है, वो लैंड हो सकता है, कुछ वो प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे कि अगर तुम देखोगे एग्जैक्टली अगर तुम्हें बताऊं तो तुमने बहुत बार देखा होगा, सीआईडी में देखा होगा या फिर सुना भी होगा कि बच्चों ने प्रॉपर्टी की वजह से माँ बाप के साथ क्या क्या बेकार तरीके से बिहेव करा, या फिर भाइयों में लड़ाई हो गई। समझ पा रहे हो? कंगन, ये बात समझ पा रहे हो कंगन, दीपक? हाँ भैया आ गई। हाँ, मतलब हाँ कि हाँ सोचो अपने भाई के साथ पिछले 25-30 साल से रह रहा है, अपने फादर के साथ वो पिछले 25-30 साल से रह रहा है, उसके फादर ने उसको पढ़ाया लिखाया, उसके भाई के साथ उसने बचपन में टीवी देख के बैठ के खाना खाया, रहा उसके साथ दुख में, गम में, खुशी में, हर वक्त। लेकिन सिर्फ एक लैंड के टुकड़े की वजह से, एक प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने रिश्ते खराब कर लेता है। वो अपने बाप के साथ इतना, मतलब अपने फादर मदर के साथ, पेरेंट्स के साथ इतना बुरा बिहेव करता है, उनको पराया कर देता है, उनका ध्यान नहीं रखता है। तो वो एक तरीके की वो प्रॉपर्टी यहाँ पे इस सिचुएशन में एक बेट है। ठीक है, तो इसी तरीके से वो पूरा जो हमारा ये पेडलर है, ये प्यारा पेडलर, इसका नाम पीपी है, प्यारा पेडलर, रैट ट्रैप सेलर। तो ये यही बताता है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और कुछ लोग अभी फंस चुके हैं, उनके बारे में वो सोचता है, और कुछ लोग जो फंसने जा रहे हैं, जो उसको पता है। ये वाला स्टैंजा क्लियर है? स्टैंजा कह रहा हूँ, पैराग्राफ क्लियर है ये वाला? भैया ठीक है, तो हाँ हाँ, तो वन डार्क इवनिंग, डार्क इवनिंग मतलब कि रात होने वाली है, और डार्क यहाँ पे ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि डार्क उसकी फीलिंग है, डार्कनेस उसकी एक तरीके से एक इनहेरेंट फीलिंग है कि वो गरीब है, खाना नहीं मिलता है, भूख लगती है, चोरी करनी पड़ती है, तो वो अपनी जिंदगी को डार्क समझता है। तो ये एक डार्क उसकी अंदर की फीलिंग को भी दर्शाता है यहाँ पे। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ट्रजिंग अलोंग द रोड मतलब रोड के सहारे चल रहा था, मतलब सारे मतलब रोड के किनारे चल रहा था। He caught the sight of a little grey cottage by the roadside. तभी उसे एक sight of a little grey cottage by the roadside दिखा, मतलब एक छोटा सा घर दिखा ग्रे कलर का। कॉटेज का मतलब होता है कि एक हाइब्रिड घर, हाइब्रिड घर मतलब कि ना तो पूरी तरीके से सीमेंट का, ना पूरी तरीके से, मतलब टेम्परेरी भी घर नहीं था, वो परमानेंट भी घर नहीं था। एक कह सकते हो कि टिन के वो देखें कभी घर के ऊपर टिन के शेड्स पड़े होते हैं, टिन के शेड्स देखे किसी ने? हाँ हाँ, तो वो टिन के शेड्स के घर को कॉटेज कहते हैं। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसी घर पे जाके वो नॉक करा उसने, उसके दरवाजे पे, ताकि वो उसे एक दिन के लिए, एक रात के लिए पनाह दे दे, एक रात के लिए शेल्टर दे दे। नॉर वॉज ही रिफ्यूज इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस व्हिच ऑर्डिनरीली मेट हिम, मतलब उसको रिफ्यूज नहीं करा गया, और ना तो उसको वो गंदी नजर से देखा गया। मतलब जैसे हम, अगर हम भी इसके लिए जिम्मेदार है, हम भी लोगों को जज करते हैं। अगर कोई सपोज कोई गरीब इंसान अगर हमारी गाड़ी के आसपास घूम रहा है, या कोई गरीब इंसान एकदम हमारे घर पे आके खटखटाएगा, तो हम भी उसे एकदम वेलकम नहीं करेंगे, हम भी उसका निरीक्षण परीक्षण करेंगे, देखेंगे कि कहीं वो किसी तरीके से हमें हार्म ना कर दे, और ये भी देखेंगे कि वो कोई ये तो नहीं देख रहा कि वो हमारे से एसोसिएटेड तो नहीं है, तो कोई नहीं सोच रहा। तो सौर फेसेस मतलब कि गंदी निगाहों से ना देखकर, सौर मतलब सौर को एक तरीके से
ऐसा होता है ना, दिल खट्टा, इस बात ने मेरा दिल खट्टा कर दिया, इस बात ने मेरा दिल दुखा दिया। तो ऐसा मतलब गंदी नजर से नहीं, एक नीची नजर से नहीं देखा उसे, बल्कि उसे रिफ्यूज भी नहीं करा। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, और जो ओनर था ओल्ड मैन था एक, और उसकी ना तो कोई बीवी थी ना कोई बच्चा था, वो बहुत खुश था उसे अपने साथ रखने के लिए उसकी लोनलीनेस में। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड मैन था, उसका कोई ना तो बीवी थी ना बच्चा था, अब ये नहीं पता कि क्या हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसने उसको एंटर करने दिया अपने घर में, और उस दोनों ही लोनली थे, और उसको टॉक टू इन दिस लोनलीनेस। उसने सोचा, ओल्ड मैन ने सोचा कि चलो इसको एंटर करने देता हूँ, उसको एक शेल्टर दे देता हूँ, उसका भी अकेलापन कट जाएगा। यहाँ तक समझ गए दोनों तीनों? हाँ हाँ भैया। यस सर। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. और immediately उसने जो porridge pot था, कंगन तुम्हारी अगर कोई भी ट्यूशन हो या तुम्हें जाना हो तो बता देना, वहां पे फिर एंड कर देंगे। या अगर एकदम समझ ऐसा कभी हो कि चीज अब आगे समझ नहीं आ रही है, दिमाग का बत्ती गुल हो गई है, बत्ती गुल मीटर चालू हो गया है दिमाग का, तो बता देना, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ तुम्हारा पॉइंट, ठीक है? ओके ओके। हाँ हाँ ठीक है। तो क्योंकि मैं तो पढ़ रहा हूँ ना यहाँ पे, तो एग्जैक्टली मेरे को, मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ, तो बता देना अगर कभी भी। हाँ, तो हाँ कहाँ पे थे हम? ओके ओके ओके। हाँ, immediately he put, he यहाँ पे ओल्ड मैन है, he put the porridge pot on the fire। porridge क्या होता है? जैसे यहाँ पे इंडियन दलिया होता है ना, porridge एक तरीके से वैसा ही एक तरीके का खाना होता है, वो भी थोड़ा मीठा मीठा भी होता है, सॉल्टी भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो मीठा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसका नेचुरल फ्लेवर मीठा होता है। porridge pot on the fire and gave him supper। porridge pot को फायर रखा और उसे सपर दिया। सपर क्या होता है बताएगा कोई मेरे को? डिनर हाँ, मतलब खाना खाना खाना। गरम खाना। गरम लिक्विड भी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन सपर का मतलब होता है गरम खाने पीने की आइटम कोई। समझ रहे हो? ओके। ऑरेंज पॉट मतलब बेसिकली किस चीज को रेफर कर रहे हैं? किसको? ऑरेंज पॉट। पॉरेज पॉट। अच्छा, पॉरेज पॉट का मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, और मेरे ना, टीचर supper means the last meal of the day, either the main meal of the evening or a small meal। एग्जैक्टली Okay। या डिनर। सपर यहाँ पे गरम डिनर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब खाना जो गरम था, और डिनर Okay। मतलब दिन का आखिरी मील। और पॉरेज पॉट यहाँ पे, पॉरेज पॉट का मतलब है कि कब एक तरीके से पॉरेज क्या होता है, खाने की आइटम होती है, दलिया जैसी होती है। किसी ने कभी दलिया खाया है यहाँ पे? हाँ। तो दलिया दलिया जैसा ही उसका टेस्ट होता है, मैंने पॉरेज को टेस्ट करा हुआ है, तो पॉरेज का टेस्ट दलिया जैसा ही होता है। और पॉरेज का पॉट Soft sweet dish। एग्जैक्टली हाँ। तो पॉरेज का जो पॉट होता है हमारा, उसका मतलब है कि एक पॉट है उसके पास, जिसमें वो बर्तन है जिसके अंदर पॉरेज है। जैसे हमारा कोई अगर कोई बर्तन है जिसके अंदर दलिया पड़ा है, उसको हम गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ाएं, और उसके बाद जो हमारा पेडलर है उसको डिनर दे दिया उसको। समझ आया कंगन, दीपक, पीयूष? पीयूष की तो बिल्कुल आवाज नहीं आ हाँ रही। पीयूष हाँ। समझ आया? यस सर। बढ़िया। पूछ लेना पीयूष, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो पूछ लेना, ग्रुप पे भी पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके सर। बढ़िया। हाँ, तो immediately he put the porridge pot on fire and gave him supper, then he carved off such a big slice from his tobacco roll। और उसने अब तो खाना तो उसे दे ही दिया, और आज उसको कार्व ऑफ करा, मतलब काटा, मतलब कि एक जो टबैको रोल होता है वो एक सिलेंड्रिकल रोल होता है, तो उसको उसने काटा, कार्व करा। कार्व मतलब एक चाकू से काटा। बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल। और टबैको रोल तो तुम समझते ही होगे, टबैको रोल कुछ सिगरेट जैसा है, ठीक है? Cigar। हाँ, तो दैट इट वाज इनफ फॉर बोथ द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। और वो रोल जो है उसको जो जो पापाई के पास, जो पॉपो है उसके पास एक पाइप होती है ना, कंगन याद है हाँ तुम्हें? हाँ। और क्या क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा है टबैको रोल वाला। कौन सा वाला नहीं आ रहा समझ? ऐसे सिगरेट इंसान कैसे काट सकता है कोई भी? क्या एक क्या? आता है टबैको सिगार टाइप। हाँ, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि तुम सबने पापाई को देखा है, पापाई को? हम्म। यस सर। इसी से दिखाते हैं तुमको। हम्म। ये है हमारा। वो हर फोटो में, उसकी हर फोटो में मिलेगी, उसके मुंह में रहती है। हाँ, तो कंगन ये पाइप दिख रही है तुमको, जिसपे मेरा कर्सर घूम रहा है ना? तो ये हाँ हाँ पाइप है हमारे ओल्ड मैन के पास, और एक नहीं दो पाइप हैं। और
क्या हो रहा है वहां पे कि उसने एक टबैको रोल निकाला। टबैको रोल क्या होता है, उसके अंदर पाउडर होता है, टबैको पाउडर होता है। टबैको पाउडर वही होता है जो सिगरेट में पाया जाता है। और बाकी तो तुम लोग इसमें तो एक्सपर्ट ही हो, दीपक पीयूष तो एक्सपर्ट ही हो इस चीज में, अरे है ना? तो मजाक करो। तो उसमें क्या होता आई है, नो। जब उसमें कार्व ऑफ करो, कार्व का मतलब क्या होता है कि उसमें उसने चाकू से या किसी इंस्ट्रूमेंट से पाउडर को निकाला, काट के या कैसे भी, अगर जम गया था क्योंकि विंटर चल रही है इस वक्त तो शायद काट के निकाला हो, क्योंकि कार्व ऑफ लिखा है उसका मतलब होता है काट के निकालना। जैसे कि अगर कभी च्यवनप्राश निकालते हो तो तब भी तुम कह सकते हो तुम उसे कार्व आउट करके निकाल रहे हो। तो उसको निकाला और उसको अपने पाइप में भर लिया, ये जो पाइप है। अब समझ आया कि कैसे हुआ ये खेल? रंगन क्लियर है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। वो बेसिकली मतलब जैसे हुक्का लेते हैं। एग्जैक्टली, अरे बड़े एक्सपीरियंस लोग हो यार तुम तो। ये सही है, सही है, सही है। ठीक है। तो हाँ, then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough for both the stranger's pipe and his own. पाइप का मतलब भी समझ गए अब तुम, पपाई वाली पाइप है यहाँ पे। Finally he got out an old pack of cards and played म्यूलिस। म्यूलिस एक, अगर किसी ने अगर गेम खेली है, कार्ड गेम होती है, हाँ हाँ तो हिंदी में मजलिस बोलते हैं, और मैंने तो खेली हुई है। तो ऐसा होता है कि जो जितने कार्ड जीतता है उतना उसका उतना कुछ, बहुत पहले खेली थी यार मैंने अपने भाई बहनों के उनो साथ। का अपोजिट है। उनो का अपोजिट है, उसमें कम होते हैं, इसमें ज्यादा होने चाहिए। एग्जैक्टली उनो का अपोजिट है। तो हाँ मैंने खेला है बहुत सी गेम। अब देखो, आज आज तो पेडलर की चांदी हो गई, मतलब पेडलर की क्यूटनेस पे वो ओल्ड मैन दीवाना हो गया। उसको खाना भी मिल रहा है, पॉलिश मिल रहा है, उसको ये टबैको रोल में भी उसका हिस्सा मिल रहा है, और इवन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स भी निकाल लिए गए हैं। और आज तो मतलब महफिल जमेगी, रात को मिल बैठेंगे ये दो यार, ओल्ड मैन और हमारा पेडलर। तो और बेड टाइम तक वो लोग ये कार्ड्स खेलते रहे, और मछली से गेम होती है, इसको इंग्लिश में म्यूलिस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है कंगन? हाँ हाँ। और पीयूष आपको भी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। The old man was just as generous with his confidences as with his forage and tobacco. मतलब यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि वो जैसे उसने अपना फॉरेज और टबैको शेयर करा, वैसे ही उसने अपने कॉन्फिडेंसेस भी शेयर किए। कॉन्फिडेंसेस का मतलब होता है सीक्रेट्स। तो मतलब ओल्ड मैन एक तरीके से बहुत लोनली था, ना उसके पास बीवी थी ना बच्चे थे, उसके पास अपना घर था। तो वो बहुत, लेकिन फिर भी बहुत लोनली था। लोनलीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल स्टेट। आप बहुत अमीर हो सकते हो लेकिन बहुत दुखी हो सकते हो, आप बहुत गरीब हो सकते हो लेकिन बहुत खुश हो सकते हो। बहुत अमीर लोग बहुत दुखी भी देखे हैं मैंने, और बहुत गरीब लोग मैंने गणेश उत्सव पे एकदम धनाधन नाचते हुए भी देखे। तो उसने अपना खाना तो दिया ही, टबैको भी दिया और कार्ड्स भी खिलाए और अपने सीक्रेट्स भी बता दिए पेडलर को। क्या सीक्रेट्स बताए अब देखते हैं। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब जब ओल्ड मैन प्रॉस्परस था, मतलब जब उसके पास, जब वो ओल्ड नहीं था, जब उसके यंग डेज थे, प्रॉस्पेरिटी, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रैम्सो आयरन वर्क्स। मतलब वो एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर क्या होता है? क्रॉफ्टर मतलब कि बेसिकली आयरन मिल में काम करने वाला एक कर्मचारी। आयरन मिल समझता है हर कोई यहाँ पे? कंगन समझते हो हाँ आप? हाँ हाँ हाँ। एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर भी मैंने निकाला था। ये होती है आयरन मिल, ऐसी दिखती है, हाँ हाँ। ठीक है? तो वहां पे एक रैम्सो आयरन मिल थी, उसमें ये हमारा काम करता था, और वहां पे लोहा पिघलाकर बर्तन या बहुत सारी चीजें बनाई जाती, ठीक है? ओके। ठीक है। तो the guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter, मतलब एक कर्मचारी था, at Ramso, इसको Ramso बोलते हैं, आयरन वर्क्स, मतलब एक आयरन मिल में काम करता था हमारा ओल्ड मैन, जब वो जवान था, एकदम बढ़िया था हमारा प्रॉस्परस डेज में, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने अपने हाथों से उस आयरन मिल की लैंड पे काम करा, ठीक है? मतलब बहुत सारे ना लेवल, एक आयरन मिल में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। मतलब एक होता है जो कि जो कोल रूम होता है उसमें काम करता है, मतलब कि वहां से वो कोल की डिलीवरी करता है। एक होता है जो लैंड पे उसको रह के पिघलाता है, तो ये लैंड वाली टीम में था, ठीक है? ये समझ आया हैड वर्कड ऑन लैंड का मतलब? हाँ। ठीक है। नाउ दैट ही वाज नॉट नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, उसमें उतनी क्षमता नहीं रही थी, तो वो डे लेबर नहीं कर पा रहा था। बहुत उसका जो जो आयरन मिल में काम करता था, बहुत लेबोरियस काम था, बहुत मेहनत वाला काम था। इट वाज हिज काउ व्हिच सपोर्टेड हिम। और अब भी क्यों, वो कैसे वो अपने आप को सपोर्ट कर रहा था? उसकी काउ की वजह से, उसकी गाय की वजह से।
yes that bossy was extraordinary, और उसकी गाय का नाम बॉसी था और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और बॉसी एक स्वीडन में एक बहुत नॉर्मल टर्म है कि जो गाय होती है उसको बॉसी बुलाते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताता है अपनी गाय को वो, क्यों क्यों बोलता है ऐसा, क्यों? शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। और वो एक मिल्क डेयरी टाइप चलाता है अपने, जो ओल्ड मैन है हमारा, अब वो आयरन मिल में काम नहीं करता क्योंकि वो बूढ़ा हो गया, उसमें उतनी ताकत नहीं रही है। और तो वो अब एक मिल्क डेयरी टाइप चलाता है। तो वो वही बताता है कि उसकी जो गाय है उसको सपोर्ट करती है, और जो गाय है वो क्रीमरी के लिए हर दिन दूध देती है। क्रीमरी मतलब मिल्क बूथ या मिल्क डेयरी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रॉनर इन पेमेंट। और अपने पूरी लास्ट मंथ की इनकम बताता है उस मिल्क बूथ को चलाने से उसने 30 क्रॉनर कमाए हैं, जो कि उस वक्त कोई कम अमाउंट नहीं था। उससे वो अच्छे से अपना पालन पोषण कर पा रहा था। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है कंगन आपके पास? हाँ। दीपक आपके पास? पीयूष आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं क्लियर है? नहीं, सब क्लियर है। ठीक। The stranger must have seemed incredulous। और वो स्ट्रेंजर incredulous मतलब स्ट्रेंजर incredulous। incredulous का कोई मतलब बताएगा मेरे को? बताना चाहोगे कोई? कंगन आप ओके, गूगल करना पड़ेगा। कोई नहीं। इसमें कुछ लिखा है अनडिसेबल्ड करके, ऐसे कुछ लिखा है। पता नहीं, बहुत पुरानी बुक है, पेंसिल से लिखा हुआ है। इनक्रेडुलस का मतलब होता है कि ऐसा कोई आपका विश्वास का पात्र जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उसको अपने सीक्रेट्स बता सकते हो। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ एक बार, क्योंकि प्रॉपर मीनिंग देखते हैं हम। ओके, मजा तो प्रॉपर मीनिंग नहीं है। इनक्रेडुलस, हाँ, अनविलिंग और अनेबल टू बिलीव समथिंग, मतलब कि गलत। जो मैं बता रहा था वो गलत था, ठीक है। मैं भी गलत बता रहा था यहाँ पे। इनक्रेडुलस का मतलब है कि ऐसा, जैसे कि सपोज आप मेरे को बताओ कि जैसे आप मेरे को बताओ कि मेरे मैथ्स में 100 में से 100 आ गए। दीपक अगर मुझे फोन करके बोलेगा पता है भैया मेरे मैथ्स में 100 में से 100 आ गए, तो मैं एकदम से शॉक हो जाऊंगा, यकीन नहीं कर पाऊंगा। तो उसको कहते हैं इनक्रेडुलस। मतलब कि जो स्ट्रेंजर था, जो हमारा रैट ट्रैप अनबिलीवेबल। हाँ, अनबिलीवेबल, एग्जैक्टली। तो जो हमारा रैट ट्रैप बेचने वाला था उसको ये बात इनक्रेडुलस लगी होगी, मतलब यकीन नहीं हो रहा होगा इस बात का। उसकी आंखों में ऐसा हुआ कि डाउट, उसे जो ओल्ड मैन है उसको उसकी आंखों में डाउट दिख गया होगा, रैट ट्रैप बेचने वाले की आंखों में। तो the old man got up, और इसलिए old man उठा and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame। और वो लेदर पाउच अपना उठाया उसने, जो कि एक कील के ऊपर टंगा था विंडो फ्रेम के पास। मतलब उसकी जो विंडो फ्रेम थी, विंडो थी, खिड़की थी, उसके पास एक कील थी और उस कील पे उसका एक लेदर पाउच टंगा हुआ था। तो वो उसने उठाया। These he held up before the eyes of his guests, nodding knowingly। और ये जानते हुए उसने अपनी, जो हमारा रैट ट्रैप पेडलर था उसकी आंखों के सामने, मतलब उसकी आंखों के सामने वो दिखाया। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच। क्योंकि हमारा जो रैट ट्रैप बेचने वाला हमारा पेडलर है वो यकीन नहीं कर रहा था कि इस बात का कि 30 क्रॉनर, वो बूढ़ा आदमी 30 क्रॉनर कमा रहा है एक महीने का अपनी मिल्क बूथ से। तो जो वो ओल्ड मैन था वो खिड़की के पास गया, कील के ऊपर हमारा वो लेदर पाउच टंगा था, उसमें से 30 क्रॉनर करेंसी है वहाँ की, स्वीडन की क्रॉनर, अगर वो दिखाए उसको, वो नोट्स दिखाए, वो करेंसी बिल्स दिखाए, और फिर वापस रख दिए, स्टफ कर दिया उसको पाउच में वापस और रख दिया। The next day, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। The next day both men got up in a good season। और अगले दिन एकदम अच्छे मूड से, अच्छे एनवायरनमेंट से दोनों आदमी उठे। The crofter was in a hurry। crofter मतलब जो मिल का कर्मचारी था, वो हरी में था to milk his cow। और वो गाय का दूध निकालना चाहता था क्योंकि अब वो एक मिल्क डेयरी चलाता था, तो उसको अपना काम वाम करना था ताकि वो दूध को निकाल के दूध को बेच सके। एंड द अदर मैन, और जो हमारा रैट ट्रैप पेडलर है, वो probably thought that he should not stay in bed when the head of the house had gotten up। और वो ये सोच रहा था क्योंकि जैसे अभी हम आजकल इवन अगर बताएं, जो लोग मतलब अब काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो वो भी अब सुबह जैसे ऐसा दिखाते हैं ना कि
पापा मम्मी आके हमें उठा देते हैं, बोलते हैं कि 9 बज रहे हैं, लेकिन बज तो सिर्फ 6 रहे होते हैं, 7 बज रहे होते हैं, बोलते 11 बज रहे हैं, उठ जा, हाँ 10 बज गए उठ जा, बज तो अभी 8 ही रहे हैं। तो वैसे जैसे उन बच्चों के मन में अपने माता पिता का डर होता है कि वो जल्दी उठ जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे इस वक्त वो हेड ऑफ द फैमिली था, जो ओल्ड मैन था, इसीलिए हमारा रैट ट्रैप एक रिस्पेक्ट थी उसके मन में उस ओल्ड मैन के लिए, इसलिए वो फटाफट उठ गया। और उसने ये सोचा कि जब वो ओल्ड मैन उठ गया है तो उसे भी उठ जाना चाहिए, उसकी एक रिस्पेक्टफुल मैनर। ये बात समझ आई कंगन, दीपक, पीयूष? हाँ यस सर। ठीक। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और वो जो उनका जो टिन हाउस था, जो उनका कॉटेज था, जो उनका घर था, वो दोनों घर से सेम टाइम पे निकल गए। जो ओल्ड मैन था वो अपनी मदर डेयरी, अपनी मिल्क डेयरी चलाने के लिए चला गया, और जो ये रैट ट्रैप बेचने वाला था वो अपना अब निकल गया, क्योंकि उसको एक रात के लिए रुकना था, तो अब उसको अपना चल दिया अपने रास्ते पे, अलविदा हो गया वो, ठीक है। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट, और क्रॉफ्टर ने वो जो दरवाजा था उसको लॉक करा, क्योंकि अब घर में कोई नहीं था, अकेला था घर, तो उस घर का दरवाजा लॉक कर दिया, और पुट द कीज इन हिज पॉकेट, और अपनी ही पॉकेट में कीज रख ली। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और वो जो रैट ट्रैप पेडलर था हमारा, उसने उस ओल्ड मैन को, उस बूढ़े व्यक्ति को, जिसने उसे खाना खिलाया, टबैको रोल दिया, ताश भी खिलाई, और रहने के लिए जगह दी, और बहुत अच्छे से बात भी करी, काइंडली उससे बिहेव करा, तो रैट ट्रैप वाले ने उसको गुड बाय बोला और थैंक यू बोला, और देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और अब दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। रैट ट्रैप वाला अपने अपने ही रास्ते चल दिया जिस रास्ते वो चल रहा था, रात को उसको रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो उसने हमारे ओल्ड मैन से मदद मांगी थी, लेकिन अब जो क्योंकि सुबह हो गई है तो वो अपने रास्ते चल दिया है जहाँ पे उसको जाना है, और जो हमारा ओल्ड मैन है उसको तो एक मिल्क डेयरी चलानी है, और इसलिए वो अपने काम के लिए चला गया। यहाँ तक समझ आया कंगन आपको, पीयूष आपको, दीपक आपको? हाँ हाँ। ठीक। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however, he only went to the window, smashed the pane, stuck in his hand. और फिर क्या हुआ, लेकिन आधे घंटे बाद जो हमारा रैट ट्रैप बेचने वाला था वो थोड़ा चालाक था, चालाक बना दिया था उसे दुनिया ने, तो उसने क्या करा कि उस घर के बाहर, जो हमारे बूढ़े व्यक्ति है उसके घर है, उसके बाहर आके खड़ा हो गया। He did not try to get in, और वो अंदर जाने की उसने कोशिश नहीं करी। However, he only went up to the window. उसने ताला तोड़ने की कोशिश नहीं करी, उसने दिमाग लगाया अपने बंदे ने। उसने कहा जब विंडो के पास ही वो कील है और कील के ऊपर वो पाउच है, तो क्यों ना वो खिड़की का कांच तोड़े फटाफट पत्थर से, और उससे वो जो विंडो पेन है उसमें अपना हाथ डालें, क्योंकि अब कांच तो टूट गया, और उस पाउच को पकड़े और निकले यहाँ से, जो पाउच जिसमें पैसे हैं। He took the money and thrust it into his own pocket, और वो जो पैसे, और जो उसने जो पैसे लिए उसको अपनी खुद की जेब में डाल लिया। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away, और फिर उसने वो जो लेदर का पाउच था उसको वहीं पे खिड़की के पास, मेरे हिसाब से उसने अब क्या करा है, उसने खिड़की का जो कांच है वो उसने खिड़की का कांच है वो बहुत चालाकी से तोड़ा है, उसमें हाथ डाला है, पाउच निकाला है, पाउच में से पैसे निकाल के अपनी जेब में डाल दिया, और वो पाउच वापस खिड़की के अंदर कील के ऊपर टांग दिया, और उसके बाद वहां से चला गया एंड वेंट अवे। ये समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं। कंगन आपको तो कोई डाउट? नहीं समझ आ गया। ठीक है। पीयूष आपको कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। और दीपक को तो कोई डाउट नहीं, पता ही देगा हमें, ठीक है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness, और उसको तो लग रहा था कि क्या बात है, आज तो मैंने खेल कर दिया, आज तो मतलब अपना भाई, आज अब तो एक दिन पत्ते खेले थे, अब तो पत्ते ही पत्ते खेलेगा वो हर रात, क्योंकि 30 करोड़ आ गए। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway, लेकिन उसने एक बात उसके दिमाग में कि वो जहां पे भी जा रहा है वो पब्लिक हाईवे से ना जाए, वुड्स के रास्ते से जाए। क्यों ऐसा उसने बोला होगा, कोई बताएगा मेरे को? तो उसको एक डर था कि कहीं वो, मतलब होता है चोरों में, होता है कि उन्हें लगता है। हाँ। और कंगन आप क्या कह रहे थे? हर चीज में प्रिकॉशंस लेके चलते हैं वो। कंगन क्या कह रहे थे? लाइक अगर कोई उसको देख ले, मतलब उसके बाद तो रात को जब ओल्ड मैन आएगा तो फिर वो पूछेगा ही ना कि कोई यहाँ था या फिर, तो अगर कोई इसे देख ले और उसके बारे में बता दे तब। हाँ, तो बेसिकली वहां जैसे इस वक्त पकड़े जाने का डर था। पकड़े जाने का डर था।
जैसे इस वक्त एक पुलिस है, जैसे इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वैसे उस वक्त वहां पे भी स्वीडन में भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एक पुलिस होगी, जिसको वो जब ओल्ड मैन वापस आएगा अपने काम से, जब वो देखेगा कि वहां पे पैसे नहीं है तो वो पुलिस को खबर कर देगा, और पुलिस वहां से, पुलिस के पास वो गाड़ियां हैं तो वो फटाफट उस पब्लिक हाईवे पे अगर उसको वो रैट ट्रैप पेडलर मिल गया तो उसको पकड़ लेगी। लेकिन उस पुलिस से बचने के लिए ही, पकड़े जाने के डर से ही, रैट ट्रैप पेडलर हमारा वुड्स के रास्ते से जाना प्रेफर करता है, रोड्स के रास्ते से नहीं। क्लियर है ना ये बात? ओके हाँ ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। लेकिन और वो वुड्स के रास्ते से चला भी गया, बड़ा एकदम गाते गाते, खुशी खुशी, अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है कि क्या बात है, आज तो भाई ने चोरी कर दी, और चोरी में आज हम पेटी थीव नहीं, अब तो हम एकदम डॉन बन गए, बढ़िया पैसे हमने चुरा लिए। 30 क्रोनर बहुत ज्यादा पैसे होते हैं उस वक्त के टाइम के लिए। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। कुछ टाइम तक तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद, ये उसको परेशानी हो गई वुड्स में चलने से। क्या परेशानी हुई? फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। और वुड्स का मतलब फॉरेस्ट ही होता है, अगर तुम समझ रहे हो। वुड्स मतलब बहुत सारे पेड़ एक जगह एक साथ हैं, और उसका मतलब एक फॉरेस्ट होता है, विच ही हैड गॉटन इन। और वो भटक गया, एक मेज की तरह उसे वो वुड्स लगने लगे। ये लाइन समझ आ रही है ना? हाँ he tried Yes, sir. ठीक है, he tried to be sure to walk in a definite direction। और उसने अब सोचा कि चलो अब हम एक ही डायरेक्शन में वॉक करते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं पहुंचे और वहां से उसे रास्ता पता चल जाए। बट दैट पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, एक मेज की तरह पाथ्स टेढ़े तिरछे पाथ्स थे वहां के। वो रास्ते ऐसे थे कि वो एक मेज की तरह उसे लग रहे थे। और स्ट्रेंजली एक यहाँ पे उसने पर्सोनिफाई करा है रास्तों को, कि वो रास्ते उसे बहुत स्ट्रेंज लग रहे थे, अजीब लग रहे थे। He walked and walked, चलता गया without coming to the end of the wood। और तब भी जो वुड थी, जो वुड का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा अगर वो एक लाइन में चलता एक डायरेक्शन में चलता जाएगा तो अंत में शायद कुछ घंटे चलने के बाद वो फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन वो फॉरेस्ट चलता ही गया, और उसी रास्ते पे फिर हमारा पेडलर चलता ही गया। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और फिर उसे एकदम से रियलाइज हुआ कि वो तो सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में ही चल रहा है, वो तो गोल गोल घूमकर एक ही जगह पे वापस आ रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज ओन थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड। और एकदम से कनेक्ट हुआ उसको कि क्या सोचता था वो इस दुनिया के बारे में, एंड द रैट ट्रैप। मतलब वो एक दुनिया को, इस पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप समझता था। ये उसी ने ही इजाद करा था, उसी ने ये आइडिया सोचा था। और नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। और इस वक्त वो खुद उस रैट ट्रैप में फंस गया है। इस वक्त वो खुद ये उसका नंबर है, उसकी बारी है। और इस वक्त वो एक रैट ट्रैप में फंस गया पैसों की वजह से। उसने पैसों की बेट को, जो कि एक नेल पे टंगी हुई उसकी बेट थी, जो उसके लिए उसने रोटी का टुकड़ा इन द फॉर्म ऑफ 30 क्रोनर इस दुनिया ने वहां पे लगाए थे, वो उस रैट ने, उस पेडलर ने उसको चुना। और उसकी वजह से अब वो एक अपने पिंजरे में, एक रैट ट्रैप में फंस गया है। ये बात समझ आ रही है दीपक और तंगन, पीयूष? ये बात समझ आ रही है? बस ठीक। हाँ, all at once he realized his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself to be fooled by a bait। और वो खुद बेवकूफ बन गया। उसको खुद लोगों के बारे में सोचता था कि ये तो रैट ट्रैप में फंस चुका है, ये अब फंसने वाला है। लेकिन आज वो खुद एक रैट ट्रैप में, एक बेट की वजह से, पैसों के लालच की वजह से एक रैट ट्रैप में फंस गया। और आज वो इसमें और वो यही बात सोच के अफसोस मना रहा है। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, with its trunks and branches, जो उसके पेड़ों के तने हैं और जो उसके पेड़ों की टहनियां हैं, its thickets and fallen logs। thickets होती हैं जो कि अभी भी, thickets मतलब क्या होती है? अभी भी वो ब्रांचेस जो कि एक ब्रांच जिसके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस चल रही हैं। मतलब कि समझ पा रहे हो कि जैसे कि एक ब्रांच है, उसके अंदर से बहुत सारी ब्रांच निकल रही है। जैसे मेरा हाथ एक ब्रांच है, इसके अंदर से ये ब्रांच निकल रही है, ब्रांच निकल रही है, तो इसको एक थिकेट कहेंगे। एंड फॉलन लॉग्स मतलब कि जो टहनियां, जो पत्ते गिर चुके हैं, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन। और ये सब मतलब वो पूरा जंगल उसको एक जेल की तरह लग रहा था। इनपेनिट्रेबल मतलब जिससे बाहर ना निकला जा सके, एक जेल की तरह लग रहा था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। और वो उसे ऐसा लग रहा था कि, अब मैं इसका समराइज करता हूँ फटाफट इस वाले पैराग्राफ को, कि वो पहले उसको बहुत अच्छा लग रहा था। पहले उसे लगा कि भाई ने आज तो खेल कर दिया, मजा ही आ गया, भाई अब बन गया है अपना
बॉस बनेगा भाई, अब बहुत हो गई पंटरगिरी, बड़ा हाथ मार लिया। लेकिन आगे जाके उसको रियलाइज हुआ कि वो रास्ते एक एक करके राउंड राउंड करके वो एक ही जगह पे घूमे जा रहा है। और फिर एकदम से उसको अपना ही आइडिया याद आया, अपना ही थॉट याद आया कि पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है। और अब उसे एकदम से रियलाइजेशन हुई कि वो पैसों के चक्कर में, उस रैट ट्रैप में अपने पैसों के लालच की वजह से, पैसों की बेट की वजह से फंस गया है, और अब उस फॉरेस्ट से कभी नहीं निकल पाएगा। और इसीलिए यहाँ पे भी दिखाता है कि वो पूरा फॉरेस्ट विद इट्स ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फ्लॉल एंड लॉक्स क्लोज इन अपॉन हिम, मतलब उसके ऊपर क्लोज इन हो रहे थे। मतलब क्लोज इन का क्या मतलब होगा यहाँ पे, कि उसको ऐसा लग रहा था लाइक अ इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। इम्पेनिट्रेबल मतलब जिसको पेनिट्रेट ना करा जाए, जिसका कोई तोड़ ना हो, जिससे निकला ना जा सके, जिसके बाहर ना निकला जा सके, उसका मतलब होता है इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। ऐसा प्रिजन जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। क्लियर है ये वाला? हाँ। ज्यादा बोरिंग हो रहा है क्या? नहीं दीपक? नहीं बोरिंग नहीं है, ठीक है। पीयूष कहाँ गया? लगता है पीयूष सह नहीं पाया। कोई नहीं, कोई बात। चलो, इट वॉज लेट इन दिसंबर, और वो सर्दी का समय था, दिसंबर का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और डार्कनेस हो रखी थी फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि हालांकि शाम हो रही थी, लेकिन क्योंकि दिसंबर का महीना था, तो दिसंबर में जल्दी रात हो जाती है, तो डार्कनेस वॉज मतलब अंधेरा ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और ऐसा इसको इसलिए भी लग रहा था क्योंकि ये सोच रहा था कि ये पूरा एक फॉरेस्ट जो है वो जेल है, जिसमें वो कैद हो गया है, और वो उसका रैट ट्रैप में वो फंस गया है। इसलिए भी उसे सब कुछ ऐसा लग रहा था कि डार्कनेस डिसेंड हो रही है। डिसेंड मतलब घेरे हुए है उसको, और उसमें नीचे उतर रही है। जैसे बादल धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, वैसे ही उसको लग रहा था डार्कनेस डिसेंड हो रही है। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड ऑल्सो इंक्रीजेस ग्लूम एंड डिस्पेयर। और इस डार्कनेस को देखकर, इस रात के समय को देखकर उसको बहुत एंजाइटी होने लगी। उसको लगा कि वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो डेंजर में है, ऐसा लग रहा था कि वो एक इमरजेंसी में है, ऐसा लग। और उसको ग्लूम हो रहा था। ग्लूम मतलब दुख होता है, किसी बात का गम होता है, और डेस्पेयर होता है होपलेसनेस। सो डेस्पेयर का मतलब होपलेसनेस। उसे होपलेसनेस लग रहा था और दुख लग रहा था, और उसे लग रहा था कि अब वो सेफ नहीं है। फाइनली सॉ नो वे आउट, और उसे फिर लगा कि उसके लिए कोई भी चारा नहीं बचा है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो फिर होप होकर दुख से जमीन पे ही धीरे धीरे जाके बैठ गया। सैंक डाउन हो गया मतलब कि धीरे धीरे जाके बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, और उसे बहुत टायरिंग फीलिंग आ रही थी। टायरिंग फीलिंग क्यों आ रही थी, कोई बताएगा इनको? कंगन आप बताओगे? मतलब बहुत ज्यादा थक चुका था, क्योंकि वो सुबह से घूम रहा था, वो एक ही जगह पे बार बार राउंड चक्कर लग रहा था उसका। और एक बार दीपक से भी सुनना चाहूंगा मैं। दीपक, क्या लगता है टायर्ड टू डेथ का क्या मतलब है? यहाँ पे तो हाँ, कोई बात नहीं। टायर्ड टू डेथ का यहाँ पे ये मतलब है कि जो कंगन ने बताया एकदम सही बताया। उसे वो सुबह से ही चल रहा था, चल के वो रास्ता ढूंढ रहा था, फॉरेस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो थक चुका था। होप, एक्चुअली मैं लाइन भूल गया, मैं फोन में देख रहा था, सडनली लाइन भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात। कौन सी लाइन में? हम यहाँ पे हैं, टायर्ड टू डेथ। ओके, ग्राउंड टायर्ड टू डेथ। हाँ, मतलब हाँ, मतलब वो सुबह से चल रहा था ना, सुबह से इस फॉरेस्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा बहुत था। ज्यादा थक गया था चलते हाँ, चलते, बहुत ज्यादा थक गया, मरने के कगार पे था। हाँ एग्जैक्ट, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। और वो ऐसा सोच रहा था कि उसका आखिरी मोमेंट आ गया है, उसका आखिरी क्षण आ गया है, वो अब पकड़ा जाएगा, और अब वो इस रैट ट्रैप में फंस चुका है, उसका समय आ गया है। उसको लग रहा था अपना टाइम आएगा। बट जस्ट एज ही वाज लेड हिज हेड ऑन ग्राउंड, और जैसे ही उसने अपना, अब वो पहले तो बैठा था, बहुत टायर्ड हो गया था, सोने की अवस्था में था, और उसने अब धीरे धीरे उसने अपना सर भी ग्राउंड को टच करा दिया, मतलब वो लेटने की पोजीशन में है इस वक्त। जैसे ही वो लेटा, क्योंकि साउंड जो है वो एयर से जल्दी सॉलिड में पास होती है, गैस से जल्दी सॉलिड में पास होती है। जैसे ही वो लेटा, तो उसका जो कान था, ईयर था, वो ग्राउंड को टच हुआ, और उसे थंपिंग की नॉइज सुनाई दी। ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग।
जैसे कि लोग, अगर तुमने कभी किसी पुरानी पिक्चर में देखा हो तो अक्सर उसमें दिखाते थे, इतनी सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते थे, ट्रेन के आने का पता कैसे लगाते थे लोग, जो रूरल लोग थे वो कैसे पता लगाते थे, उसके जो रेल ट्रैक्स थे उन पे कान लगा के पता लग जाता था कि इवन अगर ट्रेन 1 किलोमीटर दूर भी है तो पता चल जाता था कि ट्रेन आने वाली है नहीं आने वाली होती थी। तो वो एक सॉलिड मीडियम है, उसमें साउंड बहुत जल्दी ट्रांसफर करती है एयर मीडियम से ज्यादा, इसलिए जैसे वो लेटा एकदम से उसका कान उसके ग्राउंड पे टच हुआ, उसको एक आवाज सुनाई दी। He heard a sound, a hard regular thumping, और एक रेगुलर थम्पिंग मतलब रेगुलर मतलब खट खट खट, मतलब एक रेगुलर टाइम पे हाँ थम्प हो रहा था, जैसे कि एक रह रह कर आवाज आ रही थी। रह रहकर एग्जैक्टली। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, मतलब वो उसे पता नहीं चल रहा कि वो क्या है, उसे बस आवाज आ रही थी खट खट खट, लेकिन क्या क्या आवाज थी, कहां से आ रही थी, उसको समझ नहीं आ रही। He raised himself, those are hammer strokes from an iron mill, और उसने एकदम से सोचा कि ये तो हथौड़ा गिरने की आवाज है, हैमर स्ट्रोक्स की आवाज है, फ्रॉम एन आयरन मिल, और एक आयरन मिल की आवाज है, ये आयरन मिल से आवाज आ रही है ये। He thought there must be people nearby, और जहां पे उसे कोई होप नहीं दिख रही थी, उस चारों ओर उसके अंधेरा था और उसको लग रहा था वो पकड़ा जाएगा, और उसको बहुत टायर्ड लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसको वो आवाज सुनाई दी एकदम से उसको एक आइडिया आया कि अगर ये आवाज आ रही है तो इसका मतलब ये जरूर ये हथौड़ा गिरने की आवाज आ रही है, एक आयरन मिल से आवाज आ रही है, और वहां पे 100% लोग जरूर होंगे जो कि उसकी मदद कर पाएंगे। He summoned all his strength, और summoned का मतलब है gathered, तो उसने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा करी, गैदर करी, got up और खड़ा हुआ, and staggered in the direction of the sound, और चलना शुरू हो गया। staggered का मतलब चलना शुरू हो गया धीरे धीरे in the direction of the sound। कंगन और दीपक ये बताओ, ये वाला पैराग्राफ क्लियर है? हाँ कंगन अभी तक टायर्ड तो नहीं हो गए आप, थक तो नहीं गए? हाँ काफी नहीं उम्मीद नहीं दिखती नहीं है उसमें। हाँ? नहीं नहीं नहीं, अभी इंटरेस्टिंग हो रहा है। Good. The Ramsau Iron Works, which are now closed down, Ramsau Iron Works जो कि अब क्लोज हो गए हैं, बंद हो गए हैं, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। मतलब कि जो Ramsau Iron Works जो कि इस वक्त बंद है क्योंकि वो सीजनल आयरन मिल है, या तो वो बंद हो गए हैं, पहले चलते थे, ऑथर ने एकदम क्लियर नहीं करा है, लेकिन जो इस वक्त क्लोज डाउन हो गया है, हो सकता है इस वक्त वो क्लोजिंग सीजन हो, क्योंकि आयरन मिल सीजन में चलती है, जब आयरन मटेरियल आता है, जब आयरन ओर आता है उनके पास जिसको वो प्रोसेस करके सामान बनाते हैं, तभी आयरन मिल खुलती है। तो इस वक्त वो क्लोज डाउन है, बट नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद अ स्मेल्टर। स्मेल्टर मतलब जहां पे पिघलाया जाता है उस ओर को और लोहे से चीजें बनाई जाती है। रोलिंग मिल, और रोलिंग मिल मतलब रोलिंग मिल समझता है कोई? शीट को बनाती है, आयरन का जो निकलता है ना उसको एक शीट में कन्वर्ट करती है। बॉब द बिल्डर दिखा रहा हूँ भाई तुमको, रोलिंग मिल दिखा रहा हूँ, ये होती है रोलिंग मिल। ओके। कहाँ गया? दिख रहा है कंगन, आपको दिख रहा है ये जो ये है? हाँ हाँ हाँ, तो ये ओ सीमेंट वाली। तो इससे बहुत बड़ा होगा वो, और यहाँ इसमें मतलब वो आयरन और उसका कुछ शायद उसमें कुछ और मिक्स करके, जैसे कि या तो कोल या फिर चारकोल या फिर कुछ और एलॉय बना सकते हैं मिक्स करके, तो उसमें चीजें घूमती हैं, उसको कहते हैं रोलिंग मिल। तो हाँ, विद स्मेल्टर जहाँ पे चीजें मिक्स हो सकती हैं, पिघलाई जा सकती हैं, रोलिंग मिल जहाँ पे चीजें मिक्स हो सकती हैं, एंड फोर्ज मतलब कास्ट, जैसे कोई बर्तन जिसमें हम वो पिघला हुआ लोहा डाल दें, तो वो जिसमें हम पिघला हुआ लोहा डालकर उसे कोई आकार दे सकते हैं, उसे कोई शेप दे सकते हैं। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ in the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal. barges और scows क्या होता है कि जो कि रॉ मटेरियल होता है उसको बार्जेस एंड स्काउस कहते हैं, जिससे हम चीजें बनाएंगे अपनी आयरन मिल में, जिसको हम हथौड़े से मार मार के फ्लैट करेंगे, उसको बार्जेस एंड स्काउस बोलते हैं। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और जो कि उनको लेकर गया अंदर एक इनलैंड लेक। मतलब इनलैंड लेक का मतलब क्या होता है कि जो कि उस आयरन मिल के अंदर एक छोटा सा लेक भी था। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर
black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. इसका क्या मतलब है? कोई समझ पाया इस चीज को? इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? बेसिकली इसमें बताया है, एक मिल के बारे में बताया गया है जिसको बहुत उसके पास ही लग रहा था, क्लोज डाउन उससे। हाँ, और मतलब बहुत बड़ा प्लांट था वो, आयरन मिल का बहुत बड़ा प्लांट था, लार्ज प्लांट था उसका, बढ़िया। जिसमें स्मेल्टर थे, रोलिंग मिल थे, फॉर्ज था, ये सारे टर्म्स हैं आयरन मिल में जो लगती हैं मशीनरीज। और इसमें क्लाइंट ने लॉन्ग लाइंस ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज लेड डाउन द कैनाल, ये ऊपर से जो रोड थी मिलके, हाँ मतलब एक तरीके से जिसमें बहुत सारा मटेरियल भर सके हम, समझ रहे हो? तो ये बेसिकली कंगन आपको समझ आ रहा है? ये वाला चीज समझ नहीं आया। हाँ, तो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बेसिकली वो कंपैरिजन कर रहा है, जो हमारा ऑथर है सेल्मा लेगरलॉफ, वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या होता था समर टाइम में और क्या होता था विंटर टाइम में, दोनों जगह की कंपैरिजन। द रैम्स आयरन वर्क्स, जो कि नाम है उस आयरन मिल का, अभी बंद है, पर बहुत कम समय पहले वो खुला हुआ होता था और वहां पे एक लार्ज प्लांट होता था। लार्ज प्लांट मतलब एक लार्ज फैक्ट्री टाइप, लार्ज आयरन मिल विद स्मेल्टर। वहां पे ये मशीनें बताई हैं, स्मेल्टर, जिसमें पिघलाते हैं हम लोहे को ताकि हम उसको किसी चीज में आकार दे सके। रोलिंग मिल, जहाँ पे जो हमारा पिघला हुआ लोहा है उसमें कुछ चीज मिक्स कर सके उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। और फोर्ज, फोर्ज मतलब वो चीज जिसमें हम डाल के उसे आकार दे सके। यहाँ तक समझ आया? ये यहाँ तक समझ आया कंगन? हाँ। ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से जो हमारे ऑथर हैं वो समर टाइम और विंटर टाइम का कंपैरिजन करते हैं। वो ये बताते हैं कि जो आयरन मिल है उसमें ना एक इनलैंड लेक भी है, मतलब साइड साइड में। मतलब क्या होगा इसका? बताता हूँ, मतलब बताता हूँ। ये अगर तुम इसकी सीनरी समझ जाओगी ना तो खेल हो जाएगा फिर बढ़िया। ये हमारा आयरन मिल का गेट, ठीक है दीपक? दीपक कंगन, ये हमारे आयरन मिल का गेट है, ओके। ठीक है। अब हम गेट से अंदर गए तो ये आयरन मिल है और साइड साइड में चीजों को रखने के लिए एक छोटी सी यहाँ पे कैनाल टाइप है जिसमें बार्जेस में सामान है। बार्जेस क्या होते हैं? बार्जेस बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है जिसपे उन्होंने सामान को रखा हुआ है। और ये यहाँ पे क्यों है? ये यहाँ पे कैनाल क्यों है? कैनाल एक छोटी सी वाटर बॉडी होती है, यहाँ पे इनलैंड लेक से उसमें पानी आ रहा है। ये क्यों है? क्योंकि जब वो, उनके पास क्या क्या है, एक तो उनके पास स्मेल्टर है, उनके पास एक रोलिंग मिल है और एक फोर्ज है। स्मेल्टर में चीजें पिघलती हैं, रोलिंग मिल में वो किसी एलॉय या किसी और मेटल के साथ मिक्स होती हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। कि जैसे अगर आप देखो स्टील होता है तो स्टील में कार्बन प्लस आयरन होता है, वैसे ही इसी में ही रोलिंग मिल में ही वो पिघला हुआ मेटल किसी चीज के साथ मिक्स हो सकता है और उसके बाद उसको हम फोर्ज में डालते हैं। जब हम उसे फोर्ज में डालते हैं और वो एक सामान बन गया, अब हमने उस फोर्ज में बहुत सारे खाने होते हैं, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे चम्मच बना रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे चम्मच के शेप के खाने होंगे यहाँ पे। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ आया? ओके। हाँ अब हमने, ये हमारा फोर्ज है, अब हमने फोर्ज से इस
क्या कहते हैं, इस चीज को निकाला जिसमें खाने हैं बहुत सारे, और इसको यहाँ पे बार्जेस के ऊपर सामान को लोड कर दिया, इन सारे चम्मचों को, जो कि अभी गर्म है, ताकि वो जल्दी ठंडे हो जाए, कूल हो जाए। इसलिए हमने उसे, क्या हो गया, इसलिए हमने उसे पानी के ऊपर, ठंडे पानी के ऊपर रख दिया। इसीलिए यहाँ पे एक फैक्ट्री में इनलैंड लेक है, ताकि वो पिघले हुए लोहे को फटाफट कूल कर पाए और वो अपना आकार परमानेंट हो जाए। तो अगर उसे कूल नहीं करोगे तो वो आकार अपना छोड़ देगा या फिर सही आकार में नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो रही है कंगन? हाँ हाँ। ये सब उसे बाहर बैठे बैठे दिख रहा है? नहीं, वो अंदर जा चुका है। ऑथर बेसिकली हमें समझा रहा है कि कैसे चीजें अंदर चल रही हैं, क्योंकि जब रैट ट्रैप का जो पेडलर है ना, जब वो अंदर जाएगा तो उसको एक चीज दिखेगी और उसके साथ कुछ होगा। तो वो सेटिंग समझने के लिए ऑथर हमें पहले ही ये बता रहा है। देखो, इवन ये भी चीज बता रहा है ऑथर हमें कि ऑथर में ये भी बता रहा है कि समर टाइम में क्या होता था, विंटर टाइम में भी क्या होता था। तो अब समझना, अब इन लाइनों को पढ़ोगे तो शायद थोड़ी क्लैरिटी है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस, बार्जेस मतलब प्लेटफॉर्म को कहते हैं बार्जेस, जिसके ऊपर सामान रखा जाता है ठंडा होने के लिए, एंड स्काउज स्लिप डाउन द कैनाल। और यहाँ पे हम इसको प्लेटफॉर्म में, यहाँ पे स्काउज और बार्जेस में अपने बने हुए सामान को डालते थे ताकि वो ठंडा हो सके। ठीक है, हमने लोहा पिघलाया, लोहे को किसी चीज में मिक्स करा, अपना चम्मच बनाया, हमने सपोज 100 चम्मच बनाए, और इन 100 चम्मचों को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में ठंडे पानी के ऊपर रख दिया। इसमें पोर्स होंगे ताकि वो पानी भी आ सके और इनको ठंडा कर सके। बेसिकली ये जो बार्जेस और स्काउज है, इनका काम ठंडा करने का है। और जो इनसाइड लेक है, उससे इस कनाल में पानी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके। हाँ, और मतलब टू वे है, मतलब जब हमें अगर यहाँ से इस कनाल को क्लियर करना है तो हम यहाँ से उस इनलैंड लेक में पानी भेज सकते हैं, या फिर, और जब हमें ठंडा पानी चाहिए तो हम ओपनिंग कर सकते हैं ताकि वो यहाँ पे आ जाए। ये बेसिकली मैन मेड स्ट्रक्चर है, तो तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये एक आयरन मिल की उन्होंने प्रेमिस दिया है कैसे चलता है। तो कंगन थोड़ा सा क्लियर हुआ है? हाँ हाँ। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, हो रहा है ना इमेजिन? अगर नहीं है क्लियर तो मेरे को बताओ, कोई बात नहीं है। तो इन द समर टाइम ये लॉन्ग, पैराग्राफ कंप्लीट हो गया क्या? क्या क्या? ये पैरा कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी पैरा चल रहा है वाला। ओके। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. और वो कनेक्टेड था एक लार्ज इनलैंड लेक से। इनलैंड मतलब फैक्ट्री के अंदर ही, उस आयरन मिल के अंदर ही था। ठीक है, एंड इन द विंटर टाइम, और विंटर टाइम में क्या होता था, सर्दियों में क्या होता था, और याद रखना इस वक्त सर्दियां हैं वहां पे, दिसंबर चल रहा है। द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट विच सिफ्टेड डाउन द बिग चारकोल क्रेट्स। और जो रोड थी मिल के आसपास, वहां पे सब कालिक कालिक हो गई थी, काला काला धुआं हो गया था, काली काली वहां पे हे हो गई थी फ्रॉम ऑल द, काला काला पाउडर एक तरीके से हर रोड पे आ गया था। क्यों? शिफ्टेड डाउन द बिग बिग चारकोल क्रेट्स। और उस वक्त वहां पे कुछ चारकोल का काम हो रहा था आयरन ओर में, मतलब हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें चारकोल जलाने पड़ते थे उस वक्त। तो चारकोल चिमनी की वजह से विंटर टाइम में, क्योंकि बेसिकली विंटर टाइम में बहुत डेंस एटमॉस्फेयर होता है, इसी वजह से रोड पे काला काला पाउडर सा आ गया था चारकोल डस्ट का, जो कि बिग चारकोल क्रेट से आया था, मतलब चिमनी के थ्रू आया था, क्रेट्स के थ्रू आया था। क्लियर हो रहा है ये? हाँ, यहाँ तक ही कंक्लूड कर सकते हैं क्या? हाँ, मेरा भी यही पॉइंट है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा जो मैंने अभी बस एक चीज दिखा दूं अंगन, 2 मिनट दोगे? हाँ हाँ हाँ, आराम से। हाँ, तो एक चीज दिखाता हूँ। तुम्हारा जो एशंस इंग्लिश है, कल ही रख लेंगे फिर नेक्स्ट क्लासेस की। हाँ, लोड हो रहा है अभी। हाँ, तो अब जैसे अगर मेरे को कोई भी चैप्टर सर्च करना हो तो कंगन आप बताओ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? मेरे को चैप्टर 4 सर्च करना है। एच और क्या लिखूंगा? तो चैप्टर नंबर है। हाँ, तो चैप्टर 4 CH4 लिखा।
क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है इसमें, तो इसलिए सर्च करने के लिए ना ये यूज करना Ctrl F और उसके बाद जो कैपिटल में C, कैपिटल में H और फिर 4। और यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे मतलब? मतलब ये पूरा खोलेंगे कैसे? गिटहब से ही? नहीं, ये तो ग्रुप में दे रखा है ना। अगर तुम ग्रुप में जाओगे, मैं ओके, अच्छा अच्छा। ग्रुप में जाओगे तो और दीपक एक बार ना वो क्या कहते हैं, ये इसको वहां तक टिक कर लो कहाँ तक हुआ है, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ तक हुआ है। ठीक है कंगन, आप ओके, मैंने कर लिया 4 को। हाँ टिक कर लो। देखो देखो दीपक, यहाँ पे जैसे मैंने हर बार जब सेशन होता है ना उसके बाद एक समरी टाइप डालता हूँ, तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट का लिंक है ना, ये तुम्हारा गूगल ओके, डॉक, ये तुम्हारे गूगल डॉक खुल गया। तो ये तुम्हारा टीम एक्शंस का मतलब, जो हमारी टीम है, जो ये ट्यूशन टीम है, उसका नाम टीम एक्शंस है। और यहाँ पे सारे नोट्स, सब कुछ, सारे लिंक्स, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है कंगन, आपको तो पता ही है ये बात, है ना? कंगन दीपक हो ना यहाँ पे? हाँ हाँ। अच्छा मेरा म्यूट था, हाँ मेरा खुल गया। ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया। तो अब मैं इसमें जब CH4 लिखूंगा ऐसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ऐसे करोगे तो पेजेस पेजेस कर करके नीचे आना पड़ेगा, वो बहुत दुखदाई है। लेकिन क्योंकि मैंने इसको CH4 से सर्च करा Ctrl F करके, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इसकी समरी भी डाली है, इसको थोड़ा पढ़ना जाके। और मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स डाले हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देख लेना। ठीक है देख लोगे ना? हाँ हाँ। बढ़िया, यही बताना था। और आखिरी में बस एक ही सवाल रह जाता है हमारे पास पूछना, कि ये तो कंगन बताएगी। अरे 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 अरे, आई लव दिस क्लास, मुझे पसंद आ गई। ऐसा पढ़ाने कौन है? सबसे बेस्ट वाला दिखाऊं? कौन? रसोड़े में कौन? एकदम चुप। मेरी मम्मी रिलेट कर सकती है आराम से। ओह, उनका फेवरेट सीरियल है ये। रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी। तो ठीक है, तो मेरे को फाइनली बताओ कि समझ आ रहा है ना इस कोर्स में जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं? हाँ, पूरा बिल्कुल। इसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं लग रही? कोई चीज और ऐड कर सकते हैं हम इसको तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़िया करने के लिए? कुछ और चीज चाहिए तुम्हें? नहीं सही है, दीपक को कुछ चाहिए तो। बताओ दीपक, तुमको कुछ चाहिए और? नहीं नहीं, सब सही। और तो कुछ भी अगर चाहिए, और इवन ना तुम इस ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो कोई भी चीज, अगर कोई क्वेश्चन के बारे में, कुछ चीजों के बारे में। बाकी मैं तुम्हें तुम्हारे लिए एक डाउट प्लेटफॉर्म भी बना दूंगा, अभी नोट.js में बनेगा वो, तो बन जाएगा वो भी। तो ठीक है, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और याद रखना हमने कहाँ ओके, कर लिया है अपनी क्लास में। ठीक है चलो, गुड बाय। बिल्कुल करेक्ट। ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय कंगन, बाय दीपक। बाय भैया। बाय।